बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक अच्छी खूबसूरत प्यारी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया करें, उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करने से दिन का आगाज़ किया करें, ताकि दिन भर की रूटीन आपकी अच्छी खूबसूरत गुजरे और जो आपको खुशियाँ चाहिए, जो आपको बरक़ात चाहिए, वो यकीनन आपको मिलेंगी। लेकिन कोशिश करें मामलात ज़िंदगी जो है वो अच्छी हो, नीयत हमारी साफ़ हो, क्योंकि कहते हैं नीयतों के फल मिलते हैं। तो अगर आपकी नीयत में फ़तूर होगा, आप दूसरों के लिए बुरा सोच रहे होंगे, तो यकीनन आपके साथ भी वही चीज़ होने लग सकती है। तो कोशिश करें कि जो चीज़ आप अपने साथ होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपने बारे में आप वो चीज़ जो बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो काम, वो बात, वो चीज़ें आप ना दूसरों के लिए करें, ना दूसरों के लिए पसंद करें। तो जैसा आप गुमान दूसरों के लिए रखेंगे, यकीनन आपकी लाइफ भी वैसी होनी शुरू हो जाएगी। और चाहते हैं जो चीज़ के जिसमें इजाफ़ा आप चाहते हैं, वो आपका रिस्क हो सकता है, वो आपका वक्त हो सकता है, वो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हो सकती हैं, रिस्पेक्ट हो सकता है। तो जो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में जिसमें वुसअत चाहते हैं, जिसमें इजाफ़ा चाहते हैं, वो आप दूसरों के लिए करना शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके पास रिवर्स होकर आएगी। तो अब सोचना आपने है, चॉइस आपकी है कि आप ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं, आप इत्मीनान चाहते हैं या बदअमनी चाहते हैं, आप रिस्क में बरकत चाहते हैं, वक्त में बरकत चाहते हैं या बेबरकती आप चाहते हैं। अब ये आपने डिसाइड करना है, फ़ैसला आपने करना है। जो चीज़ आपको चाहिए वो दूसरों को देना शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिकली उसमें इजाफा होगा। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो इसी एक खूबसूरत बात को लेके आगे बढ़ते हैं और आज का पहला टॉपिक आपके साथ शेयर करते हैं, जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। ट्यूसडे आपको पता है, एवरी ट्यूसडे हम कोशिश करते हैं आपके हेल्थ के हवाले से कोई टॉपिक लेकर आएँ और उस पर हम डिस्कशन करें, और जो वक्त की एक्चुअल ज़रूरत होती है वो हेल्थ के हवाले से हो या सोशल इश्यूज़ के हवाले से, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सो राइट नाउ जो करंट इशू है हेल्थ को लेके, वो है गर्मियों का। गर्मी की शिद्दत में शदीद इजाफा जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, और इसकी वजह से जो ये हीट स्ट्रोक है, इसको समझना, इससे बचाओ और की जो एहतियाती जो तदाबीर हैं उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी। तो आज हम इसी में बात करेंगे कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो गर्मी की शिद्दत में एक रिकॉर्ड इजाफा जो है वो कायम हो रहा है। हम अगर कुछ साल कबल देखें तो इतने शिद्दत या इतना गर्मी में इजाफा हमें नहीं देखने को मिलता था। कहीं ना कहीं मैनेजेबल चीज़ें थी, या हम सुनते थे कि अच्छा कराची में इतनी गर्मी हो रही है, या मुल्तान साइड या सिंध साइड, ये चीज़ें हम सुनते थे। बट अब देखें तो आपका कैपिटल जैसा शहर जहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी पाई जाती है, ये अलग बात है कि इसकी ग्रीनरी भी कम की जा रही है, लेकिन फिर भी बाकी शहरों के निस्बत जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये शदीद जो दर्जा हरारत है, हीट वेव है, बिजली की बात की जाए तो लोड शेडिंग है, पानी की बात की जाए तो उसकी किल्लत देखने को मिल रही है। और वो लोग खासकर जो धूप में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, एक तावील मुद्दत के लिए, वक्त के लिए उन्हें धूप में रहना पड़ता है, खड़े रहते हैं या काम काज जो है वो करते रहते हैं, सो उन्हें ये जो हीट स्ट्रोक है या लो लगने का जो ख़तरा है वो ऑब्वियसली बढ़ जाता है। तो इस पर हम बात करेंगे कि इसकी एक जो तिबी एमरजेंसी है वो क्या है, तिबी इमदाद जो है वो क्या हो सकती है, या जिस्म को आपने इस ख़तरनाक टेम्परेचर से जो है वो महफूज कैसे रखना है। कहते हैं कुछ खुराक भी ऐसी होती हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, यानी कूल रहता है, आपको ज़्यादा गर्मी या स्वेटिंग नहीं होती है, आप डिहाइड्रेट नहीं होते हैं। तो इस पर भी बात करेंगे। और बर वक्त इलाज इसका क्या है, अगर आपको ये आप हीट स्ट्रोक की जद में आ रहे हैं, लू आपको लग रही है, तो इसका बर वक्त इलाज क्या है, क्योंकि कहा जाता है कि ये जानलेवा भी साबित होते हैं। और आपने सुना होगा बहुत सारे न्यूज़ में कि हीट स्ट्रोक से, हीट वेव से बहुत सारे लोगों की जो है वो डेथ हो गई। आप मुख्तलिफ पाकिस्तान के बेशतर इलाकों से न्यूज़ सुनते हैं। तो आइए ज़रा इस पर डिटेल में बात कर लेते हैं, क्योंकि इस सीज़न के अंदर मज़दूर तबका बहुत ज़्यादा जो है वो काम में हमें नज़र आते हैं। ख़ासकर किसानों की बात की जाए तो ये एक फसल का सीज़न है, तो इसमें उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो ये सन एक्सपोजर उनका हो जाता है। तो वो किस तरह से अपने आप को इस ख़तरनाक जो ये टेम्परेचर इससे महफूज रख सकते हैं, इस पर डिस्कशन के लिए डॉक्टर सज्जाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर साहब पहले तो ज़रा आसानी के लिए, नाज़रीन की आसानी के लिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे सादा लोग भी होते हैं जो प्रोग्राम सुन रहे, ख़वातीन हमारी बहनें, जो हीट स्ट्रोक है बेसिकली, तो ज़रा इसको डिफ़ाइन कर दें, एक्सप्लेन कर दें कि ये क्या है और किस तरह से ये आम तौर पे, अमूमी तौर पे हम देखें जो आम गर्मी है
उससे ये मुख्तलिफ होता है? जैसे इंट्रो में आपने महविश बताया कि जानलेवा साबित हो सकता है, तो वाकई ये बहुत ही ख़तरनाक जो है ना वो बीमारी है। इसको जो है वो आप लोगों ने लाजमी केयर करनी है कि गर्मियों के इस मौसम में हम सनस्ट्रोक, हीट स्ट्रोक या लू लगना जिसे हम कहते हैं, बॉडी का टेम्परेचर बेसिकली 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इससे बढ़ जाना जो है वो फिर आपके मसाम जो हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। जब आपका पसीना नहीं निकलता है तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो फिर हाई होना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पे जो लोग धूप में काम करते हैं या रोड्स के ऊपर हमारे मजदूर काम कर रहे होते हैं, तो उनको बहुत ज़रूरी है कि वो हैट, गीला कपड़ा, काला ऐनक और पानी की बोतल, नींबू पानी ख़ास तौर पे अगर रख लें पास, बार बार पानी पिएं तो बहुत ज़रूरी है। ये भी है लेमन वाटर का जो आपने जिक्र किया, बॉडी में नमकियात की भी कमी होनी शुरू हो जाती है। पोटाशियम की ख़ास तौर पे जब कमी होती है या सोडियम की कमी होती है तो क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अंदर की नालियाँ आपकी स्वेल कर जाती हैं। ठीक है, आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, आप बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं और लोग वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। अगर किसी को हीट स्ट्रोक, लू लग जाए, सन स्ट्रोक हो जाए, फौरी तौर पे आपने ठंडे यख कमरे में उसको पहुंचाना है, करीबी हॉस्पिटल में ले जाएं अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो। सब इलाज एहतियात की तरफ आते हैं, इससे कबल ना ज़रा बता दें कि इसकी अलामात क्या होगी, पता कैसे चलेगा कि इसको लू लगी? जी बिल्कुल, एक तो मैंने कहा अनकॉन्शियस हो जाएगा, ठीक है, उसको समझ ही नहीं आएगा, कोमे में जा सकता है। ठीक है, उल्टी, नोजिया, सर दर्द, बुखार, हाई ग्रेड फीवर 103, 104 हो सकता है, क्योंकि मसाम सारे बंद हो गए ना जहाँ से पानी निकलना था, तो अंदर हीट हो गई, आपके बॉडी टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया। तो आप मुझे ये बताएं कि 40 डिग्री की बजाय आप 45 पे चले जाएंगे तो क्या होगा जिस्म के साथ? तो बंदे को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती। तो इसलिए जब ऐसी सूरत हाल हो तो फौरी तौर पे ठंडा यख पानी जो है वो सर पे फेंका जाए उसी टाइम में, या अगर आपके पास कमरा अवेलेबल नहीं है तो आजकल स्पेशल हॉस्पिटल्स में रूम बनाए जाते हैं सनस्ट्रोक के दिनों में। ये जून, जुलाई, अगस्त का जो महीना है ये काफ़ी डेंजरस होता है, ख़ास तौर पे जो आउटसाइडर काम करने वाले हैं। ख़ास तौर पे बच्चों की तो चलो समर वेकेशंस हैं, मगर बच्चे बाज नहीं आते, खेलना शुरू कर देते, तो उसमें ये है कि टेम्परेचर देखें 40 से अबव भी चला जाता है कई दफ़ा, तो बच्चों को समझ नहीं आती, पानी भी नहीं पीते और पसीने से शराबूर हो जाते हैं। तो बच्चों को जो है हाइड्रेट रखने के लिए घर में कोशिश करें कि नींबू पानी, दही की लस्सी इनटेक जो है वो बढ़ाना है। ठीक है, और ऐसे फल और फ्रूट आपने इस मौसम में ज़्यादा यूज़ करने जो कि वाटरी हों, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा खाने के लिए है। ठीक है, जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा है, वो ना सिर्फ बच्चों को दें, खुद भी खाएं, और गैर ज़रूरी सफ़र जो है धूप में ना किया जाए। जो आउटसाइड हमारे मज़दूर है, जैसे आपने बताया कि उनके लिए काफ़ी हार्मफुल वेदर हो जाता है, तो कोशिश करें कि हमारे मज़दूर भाई जो कि रोड्स के ऊपर काम कर रहे हैं वो पानी अपने पास वाफर मिकदार में रखें, क्योंकि पसीना निकलता जाएगा तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। इसका सबसे आसान तरीका है डिहाइड्रेशन चेक करने का कि अपने यहाँ पे चुटकी काट लें, अगर ये स्किन वापस जाती है तो आप हाइड्रेटेड हैं। हम ठीक है यानी कि ये चेक करने का आसान तरीका। हम चाय पीने वाले हैं ना, जल्दी चली जाए तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं। तो अगर ये जम मतलब अगर ऊपर रह गई तो फिर आप पानी की कमी, आप डिहाइड्रेट है, और अगर इजीली जो है आपकी स्किन नीचे वापस जा रही है तो फिर ख़ास तौर पे आप देखें डायरिया में, मोशन में लोगों को बहुत पानी की कमी हो जाती है, तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं, झुर्रियाँ आने लग जाती हैं आपकी तो स्किन पे। उसमें जो है निमकोल पानी आप ज़्यादा पिएं, नींबू पानी ज़्यादा पिएं, तो हाइड्रेटेड आपकी स्किन रहेगी, तो फिर आपको जो है ना मसाम आपके खुले रहेंगे, पसीना निकलना चाहिए। जब पसीना नहीं निकलेगा, हाई ग्रेड फीवर चला जाएगा, तो इसमें कुछ लोग 5 से 7 दिन ले जाते हैं जिनको सनस्ट्रोक होता है, किसी लोगों को महीना भी लग जाता है दिमागी तौर पे वापस आने के लिए। तो कोशिश करें कि जब भी आपने धूप में सफ़र करना है, ख़ासतौर पे बाइक वाले जो हमारे बाइकिया भी बहुत चल रहा होता है, एक तो फुल आस्तीन के कपड़े पहने, हाफ बाजू ना पहने, इससे भी सनबर्न जो है वो हो रहा है। और SP35, SP46, 100 ये अपने चेहरे पे और नंगे हिस्सों पे आप लगा के ना फिर आप सफ़र करें, ताकि UV अल्ट्रावायलेट शुआएं जो हैं वो सनबर्न भी कर देती हैं, तो उससे आप बच सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हीट वेव और हीट स्ट्रोक, ये दो लफ्ज़ हम सुनते हैं, तो दोनों सेम चीज़ें हैं, दोनों में कुछ डिफरेंस है? हीट वेव को आप कह सकते हैं ना, कुछ दिनों के लिए आई ना गर्मी,
ठीक है। तो सन स्ट्रोक एक अलग चीज़ है। ओके। हीट वेव में ये कि टेम्परेचर बहुत हाई हुआ तो वो तो आप घर में भी गुजारा कर सकते हैं। सन स्ट्रोक का होना मकसद ये है कि लू लग जाना, सूरज की तपिश आपको लग गई, आपके जिस्म में उसने तबाही बर्बादी कर दी। अल्लाह ताला ने बहुत ज़बरदस्त थर्मोस्टेट हमारा रखा हुआ है कि ऊपर जाता है तो थर्मोस्टेट काम करना शुरू कर देता है खुद ब खुद। मैकेनिज़्म इस तरह का है ना हमारी बॉडी का कि वो आपको कूल करता है। हाँ। तो जो लोग नहीं पानी पीने के आदी होते उन्हें गर्मियों में ये शिद्दत लू लगना जो है वो ज़्यादा होता है। इसका इलाज ही पानी है और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कि आपके पोटाशियम, जैसे केले में पोटाशियम बहुत है, वो भी आप खाएं अगर धूप में काम करें। ये इंस्टेंट एनर्जी है। अब आप देखें क्रिकेट मैच हो रहा होता है ना, तो हमारे प्लेयर्स कई दफ़ा ऐसा होता है कि 95 या 99 पे गिर जाते हैं। उसकी क्या वजह होती है? वो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, पोटाशियम सोडियम पसीने से निकल जाता है। फिर सबसे पहले उनको केला खिलाया जाता है, फिर पानी दिया जाता है, तो फ़ौरन बहाल होकर सो कर लेते हैं या आउट हो जाते हैं, दोनों में से। ज़बरदस्त। अच्छा, हमने देखा है कि पाकिस्तान में हालिया बरसों की अगर बात की जाए तो इसमें ये हीट स्ट्रोक के केसेस जो है ना वो काफ़ी बड़े हैं, इसमें इजाफा देखने को मिला है। वजह क्या है कि हम प्रॉपर अवेयर नहीं है, एहतियात नहीं कर रहे हैं? नहीं, अवेयर भी हैं। ग्लोबल चेंजेस पूरी दुनिया में आई है। अच्छा। यूके में जाता हूँ तो मैं भी आप देखें कि 30 टेम्परेचर वहाँ पे चुभने वाला है, यहाँ पे 40 नहीं चुभता। हाँ। अच्छा, वो वहाँ जो पे तो लोग पागल होने लग जाते हैं। अच्छा, फॉरनर जो हैं वो दरियाओं में ही बैठे रहते हैं, झीलों में बैठे रहते हैं हर टाइम ना। वो उन लोगों को बहुत गर्मी, सब ने वो हैंड फैन पकड़े हुए हैं कि इतनी ज़्यादा स्कूल जा रहे हैं। तो हमारे मुल्क में तो बहुत ही हम समझें कि ढीठ लोग हैं। बॉडी ही हमारी ना आदी हो गई, आदी हो गई, या कुछ हम खुद भी ढीठ किस्म के बंदे हैं। हमारे किसान देखें जो काम करते हैं सुबह, तो वो अब 10-11 बजे तो चढ़ती हुई धूप होती है खेतों में। आप रिमोट एरिया में जाएं तो हल भी बाज़ लोग चला रहे हैं, ट्रैक्टर भी। उन लोगों को भी चाहिए कि वो अपने साथ पानी का जग, बॉटल ऐसी रखें जिसमें नमक और लीमू लाजमी हो। चीनी ना डालें। हाँ, बस ये कि आप अगर ट्रैक्टर चल रहा है तो उसके ऊपर शेड हो। डायरेक्ट धूप जो है वो भी आपको सनस्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। ख़ास तौर पर ये नेक जो है, इस पर गीला कपड़ा होना चाहिए। मेनिंजाइटिस आपको होने के चांसेस होते हैं, गर्दन तोड़ बुखार हो सकता है आपको, तो उसमें आपको फालज होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर जब जिस्म की सारी मैकेनिज़्म आप ख़राब कर रहे हैं खुद ही, आपको पता है कि शिद्दत की गर्मी है बाहर, आप सफ़र कर रहे हैं, तो आप हैट, कपड़ा, हल्के कपड़े, गहरे कपड़े भी ना गर्मियों में पहना करें। सही। ताकि आपको सूदिंग इफेक्ट आए। जैसे सफ़ेद कपड़ा है, नीला कपड़ा, जो ठंडक का एहसास, कूल कलर। हाँ, ब्लैक मतलब ज़्यादा ना शलवारें कमीज़ें पहने उसमें। आप अगर इंडोर हैं, एसी में बैठे हो, फिर आप ब्लैक पहन सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने पहना हुआ है। अगर एसी चल रहा हो तो फिर आप ज़रूर पहने। यस, लेकिन अगर आउटडोर हैं तो इवन डॉक्टर साहब आप देखें जिस कदर गर्मी हो रही है, अगर आप निकलते हैं आफ्टर 12, आप बाहर रोड पे निकले 12 के बाद, तो इतनी शदीद गर्मी होती है कि आपकी गाड़ी का एसी जो है ना वो भी माफ़ी मांग रहा होता है, स्टक कर जाता है, स्टक हो जाता है। फुल एसी भी आपको मतलब एक नॉर्मल वो टेम्परेचर दे रहा होता है, वो चिल एसी आपका नहीं हो पाता। और हमेशा जब भी आप अपनी गाड़ी में बैठें, धूप में खड़ी की है, तो पहले उसके शीशे सारे उतार के फिर आप उसमें बैठें। यस, उसको, ताकि सारी जो अंदर गैसेस भर गई है ना, हम एकदम एसी ऑन कर देते हैं, वो फिर बड़ी देर बाद कूल करता है। बिल्कुल, जब गैसेस अंदर उसने, और जब आप खड़ी करें गाड़ी तो शीशे थोड़े से डाउन कर दें ताकि क्रॉस वेंटिलेशन जो है ना वो होती रहे। और जैसे ही आप अंदर बैठते हैं वो गैसेस आपके लिए भी खतरनाक है, ऑब्वियसली सांस लेना मुश्किल होता है। तो फिर कुछ टाइम जब वो आपने दरवाजे खोल दिए उसके बाद फिर एसी ऑन करें तो वो जल्दी कूलिंग करेगा। पेट्रोल पे भी इतना इफेक्ट नहीं होगा, ये भी आजकल बड़ा मसला है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या जो हीट स्ट्रोक है, क्या ये वाकई जानलेवा साबित होता है, या जैसे हम कहते हैं कि जो जब आपको हार्ट अटैक होता है तो पहला घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो क्या हीट स्ट्रोक भी ऐसे ही है कि हम जो पहला इंपॉर्टेंट टाइम है वो वेस्ट कर देते हैं, दैट्स द रीज़न कि ये जानलेवा साबित हो जाता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जानलेवा बीमारी है अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया। स्टार्ट में जैसे हमने बताया कि फौरी तौर पे ठंडे कमरे में लेके जाना है, ठीक है। अब हॉस्पिटल्स में ऐसी उन्होंने वार्ड बना दी हैं सन स्ट्रोक के लिए कि वहाँ पे बहुत कूलिंग इफेक्ट है। फिर अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है आपके पास तो ठंडा यख पानी सर पे फेंकते चले जाए, उसके कपड़े ढीले कर दें अगर सख्त उसने कपड़े पहने हुए, ठीक है, ढीले ढाले कपड़े करें और उसको ठंडक वाली जगह पे रखें। अब कई जगह पे हॉस्पिटल्स की नहीं है सहूलतें, जैसे आप चले जाएं जनूबी पंजाब की साइड पे, उसकी गर्मी कितनी, तो वहाँ पे वो पीपल की छाँव के नीचे ही लोग करते हैं, तो ठंडा पानी जो घड़े का पानी है वो फ्रिज के पानी से ज़्यादा बेहतरीन हुआ होता है, तो वो कम से कम आप घड़े का पानी उसको पिलाएं, उसको गिराएं, नींबू पानी मिक्स करके दे दें, नमक थोड़ा सा डाल के दे दें, क्योंकि सोडियम पोटाशियम जब इम्बैलेंस होता है फिर आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं।
सोए भी कड़ाल पड़ जाते हैं ना, जैसे हम तो वो कहते हैं पकड़ो जी पकड़ो। ये खासकर विंटर में बहुत होता है। तो वो बच्चों को भी कई दफ़ा होता है, क्योंकि वो चीज़ें नहीं खा रहे होते। फल फ्रूट कई बच्चे खाते ही नहीं है, मटन नहीं खाते, प्रोटीन नहीं खाते। तो ये छोटे होने की जो डाइट है वो अगर आप सिलेक्टिव हो जाएंगे तो फिर बड़ी उम्र में जाके जो है वो आपको डेफिशिएंसीज आ जाती होंगी। बिल्कुल। तो इसी तरह लू लगना, सन स्ट्रोक होना, इसकी जो है वो क्रेडिबिलिटी इसी तरह है कि इसकी सारी एहतियाती तदाबीर के साथ आप बाहर निकलें। अब हम रोड पे जाते हैं तो अभी मज़दूर भाई काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी मजबूरी है, दिहाड़ी पे है, कोई 1500 ले रहा है, कोई 2000 ले रहा है, इससे बनेगा क्या? हाँ, मगर ये है कि अच्छे जस्टिस के लिए ये होना चाहिए कि अगर आपके पास गाड़ी है, ठंडे पानी की कुछ बोतलें रख लें, रास्ते में ऐसे लोगों को देते चले जाएं। ये सदका जारी है, मतलब एक क्रेट रखने से कुछ भी नहीं होता। आप यकीन करें, सऊदीया में लोग ऐसे ही खड़े होके ना 200 बोतलें बांट रहे हो। आप अपने घर में आपके है रेफ्रिजरेटर, आप उसमें रख दें, और जब आपको पता है आपने सुबह बाहर निकलना है तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नहीं, हमारे जैसे ये महविश पुलिस ऑफिसर ड्यूटी कर रहे हैं, इनको दे दें। डॉक्टर साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद ये जो फलाही काम है ना, ज़रा इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि दूसरों की मदद जब आप करते हैं, उनको किसी मुश्किल से, किसी बीमारी से बचाते हैं ना, तो अल्लाह पाक आपको महफूज रखता है उस बीमारी से। तो इस पर मज़ीद ज़रा बात करेंगे। आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिसमें हम बात करें आपकी हेल्थ के हवाले से है, हीट स्ट्रोक पे हम बात करें कि ये क्या है, और ये अगर आपको लग जाए, आप इसकी जद में आ जाएँ तो इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, बचाव एहतियाती तदाबीर जो हैं वो कौन सी हैं, और इलाज इसका कैसे यकीनी बनाया जा सकता है अगर आपको लो लग जाती है या हीट स्ट्रोक आपको हो जाता है। डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, किन लोगों को हीट स्ट्रोक का जो है वो ख़तरा सबसे ज़्यादा हो जाता है? जी भाभी, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे शुगर का पेशेंट है, अच्छा, ब्लड प्रेशर है, जो बीमारियां लाइफ टाइम आपके साथ ट्रैवल करती हैं, ठीक है, दमे का पेशेंट है, ठीक है, सांस की बीमारियां, जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है उनको जल्दी पकड़े जाने का ख़तरा होता है, क्योंकि उनकी बॉडी पहले ही बीमारी की वजह से वीक हो रही होती है। तो फिर उसकी वजह से आपको मुख्तलिफ वाइटामिन अगर आपके जिस्म में कम है, जैसे हमने जिक्र किया पोटाशियम, सोडियम की मकदार अगर ज़्यादा कम है तो उससे भी आपको जो है ये चीज़ें हो जाएंगी। ऐसी बीमारियां कि जो लाइफ टाइम आपने मेडिसिन खानी है टिल डेथ, उन लोगों में हीट स्ट्रोक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। दिल के मरीज़ों के लिए ना गर्मियाँ ज़्यादा अच्छी हैं ना सर्दियाँ ज़्यादा, तो इसलिए दोनों मौसम में उनके लिए ट्रिगर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो एहतियात मतलब ये कि सनसेट के बाद अगर कोई ज़रूरी काम है तो आप करें, अगर जॉब नहीं करते, या वॉक वगैरह भी करनी है, हाँ तो बिल्कुल। वो ये है कि असर के बाद थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है 6 बजे के बाद, क्योंकि 7:30 बजे तक सनसेट हो रहा होता है, तो आधा घंटा आप 6 बजे के बाद जाएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्ट है। ऐसे लोग के जो बहुत आदी हैं कि उन्होंने वॉक करनी है और ट्रेल्स पे जाते हैं ना, हाइकिंग करते हैं, हर रोज़ हाइकिंग, आप ट्रेल 3 ट्रेल 4 कितना भरा पड़ा है, तो उसमें पानी की बोतल लाजमी साथ लेके जाएं, क्योंकि आपको पता है कितना पसीने से आदमी सारा ट्रैक सूट भरा होता है, ठीक है, तो पानी नहीं लेके बैठे होते। अच्छा, जो लोग ऊपर पानी बेच रहे हैं उन्होंने हद मकाई हुई है कि उसने तो पीना ही पीना है। छोटी बोतल भी 200 रुपए की दे रहे होते हैं, 60 ml वाली 200 रुपए की, हालांकि वो 40-50 रुपए की मिल जाती है। बेहतर है आप अपनी वाटर बोतल, हाँ वाटर बोतल अच्छे है। उसमें मैं फिर बार बार कहता हूँ कि लेमन अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है और इतना सस्ता हो गया है कि सुन के हैरान। हाँ, अच्छा, ईद में कितना महंगा, वो हमने इस प्रोग्राम में भी बात की थी। ईद में तो मैं भी देखे ना 800-1000 रुपए किलो हुआ ना, 3 दिन बाद वो 400 पे आ गया, अब 200 रुपए किलो मिल रहा है। देसी लेमन जो है, चाइना वाला जो है ना, उसमें पानी होता है, वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना देसी है। तो इसका ये भी तरीकाकार है कि आप देसी लेमन काफ़ी सारा लेके तो उसका जो है वो आप स्टॉक कर लें। कैसे? तो उसको जैसे बर्फ़ की टुकड़ियाँ आप जमाते हैं ना, इसी तरह उसको जमा लें, 1 गिलास पानी लें, उसमें एक टुकड़ी डालें तो लेमन पानी बन गया। कितना इंस्टेंट है। तो वो मतलब उसको आप उसका पानी निकाल के उसको आप फ्रीज कर लें, जैसे वो क्यूब्स वगैरह होते हैं, क्यूब्स बन जाएंगी ना, 5-6 क्यूब्स के डाले लेके ना, वो समझे एक दिन में 50 बन गई, ठीक है, उसको आप शॉपर में डाल लें, वो सेफ होगी, फिर अगले दिन 50 बना ले। ये तो बड़ा अच्छा बच्चे भी, मैं आज ही जाके करूं, क्योंकि मैं लेमन लेकर आती हूँ और आपको पता है ज़्यादा देर नहीं रहते, वो ज़ाया हो जाता है। ये आप बनाएं और उतने ही आपने बनाना है कि आप जितने आप क्यूब्स बना सके ना, उतना रस निकाल लें, ठीक है। अगले दिन फिर वो क्यूब्स जम जाएंगी, 24 घंटे में हार्ड हो जाती, तो उसको आप स्टॉक कर ले, अगले दिन फिर नहीं जमा ले। अच्छा, तो जैसे ही आप इजी है, बस क्यूब निकालें, उसको पानी में डालें और आप अपनी पानी की बोतल गाड़ी में रखती हैं ना, उसमें 2 क्यूब्स डाल दें, ठीक है, थोड़ा सा काला नमक डालें। तो बच्चों को भी बाहर से आते हैं तो 1 क्यूब्स डाल के दे दें। एक तो विटामिन सी की कमी जो है वो नहीं होगी बॉडी में, तो ये चीज़ें। क्योंकि नॉर्मली हम सादा पानी भी हमसे ज़्यादा नहीं पिया जाता,
तरद्दुद नहीं करना चाहते ना, लीमू कौन पकड़े कौन निकाले। यस, तो लेकिन ये तरीका अच्छा है। ये जब आपको टाइम हो, घंटे का काम है, हाँ। आपका तो अच्छी खासी क्यूब्स बन जाएंगे। आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आप इंस्टेंट लेमन पानी आप उनको दे रही हैं, और आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, बच्चों में भी जो बच्चों को जो हीट स्ट्रोक होता है, क्या वो जैसे बड़ों को जो अलामात आप बता रहे हैं वही चीज़ बच्चों में भी बच्चों में ज़्यादा डेंजरस होता है। बच्चों में ज़्यादा, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कम होती है ना बच्चों की। उन्होंने खाना क्या है, वो इतने स्ट्रॉन्ग चीज़ें तो नहीं खाते ना। हाँ। मतलब ये कि देसी घी की चूरियाँ पुराने बंदों ने खाई हुई, तो बच्चा किधर खाता है आजकल। मैं लिटरली मिस करती हूँ वो जो देसी घी की चूरियाँ होती थी। हम स्कूल से वापस आते थे तो अम्मा ने तैयार कर तंदूर की रोटी गरम गरम निकाल के और उसे चूरी बना के देसी घी की रखी होती थी। अब कहाँ गई वो चीज़, अब वो टाइम किधर चला गया। Seriously. तो अब ये चीज़ें जो हैं, ये महविश बच्चों को स्ट्रॉन्ग खाने की तरफ हमें लेके जाना पड़ेगा ताकि उनकी बोन स्ट्रॉन्ग हो। अब बोन जो है ना, वो हेल्दी ना होने की वजह से उनके कद भी लंबे नहीं हो रहे, छोटे छोटे कद के बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, किसी फोर्सेस में नहीं जा सकते। हाइट उनकी छोटी है, फिर उनके आप देखिए कि कांधे झुके हुए हैं, झुक जाते हैं ना फौरी तौर, क्योंकि उसमें प्रोटीन वो सही वाली नहीं ले रहे, तो मसल्स उनके बन ही नहीं रहे। ठीक है जी, वो उनको 3 टाइम आप चावल दें, 3 टाइम चावल खाएंगे। पिज़्ज़ा दें, 3 टाइम खाएंगे, 2-2 लीटर की बोतलें पी जाएंगे। वो कैल्शियम बॉडी से निकाल रहा है, ना कि इनटेक कर रहा है, आपके अंदर नहीं जा रहा। चीनी दूध में डाल के 6-6 चम्मच माएँ दे रही हैं, वो कैल्शियम निकाल रहा है। दही में इतनी चीनी डाल, हाइपर एक्टिव हो जाता है। जब डेयरी प्रोडक्ट्स में आपने चीनी डाली, समझें वो ज़ीरो आपको उसका फ़ायदा, ना दही में ना दूध में। बच्चों का टेस्ट वैसे ही डेवलप वो करें, वैसे ही हम खा रहे होंगे लेकिन उसका असर नहीं होगा। असर नहीं होगा उसमें। ये 1 चम्मच दूध में अगर शहद डालना शुरू कर दें, वो बहुत इफेक्टिव है। अब लोग कहते हैं डॉक्टर साहब असली शहद कहाँ से लाएं, तो फार्मी शहद कुछ नामी ग्रामी मिल जाते हैं, वो उन शहद से अच्छे हैं जो कि गुड़ से बनाए गए हैं, जो कि स्क्रीन से बनाए गए हैं, ठीक है। तो बाज़ार में अवेलेबल हैं अच्छे फार्मी शहद। तो यहाँ पे भी हमारे करीब टेलीविज़न के पास भी बहुत बड़ी है नर्सरी, वहाँ से भी मिल जाते हैं। तो कहने का मकसद है, आप खाने वाले तो बने ना, बच्चे तो चीनी के बगैर रहते ही नहीं है। 6-6 चम्मच जब आप 1 गिलास दूध में डालेंगे, आपके दांत में टीथ कैरीज, जैसे हम कीड़ा लगना कहते हैं, तो कीड़ा यही कीड़ा ही है, ये जो चीनी की वजह से कीड़ा लगा हुआ है। तो उसको आप उम्र में बच्चे के दांत खराब हो रहे हैं, या अगर बच्चे नहीं बाज आते तो ब्राउन शुगर या काली देसी शक्कर को घर में जगह दें, चीनी को न दें। वाइट पॉइजन, नमक जो तकरीबन 80% यू कैन से कि ब्राउन शुगर यूज होते हैं। बहुत अच्छा है। वाइट जितनी चीज़ें हैं, बेकरी आइटम सारे, ये आपकी गट हेल्थ को ख़राब करते हैं। जब आपकी गट हेल्थ ख़राब होती है, फिर आपको गर्मी बहुत लगती है। आपकी गट हेल्थ ही नहीं ठीक है जी, आपको ये है कि ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो जल्दी पकड़ लेती हैं, फिर आपको ये हीट स्ट्रोक भी जल्दी पकड़ेगा। जब आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, प्रॉपर आप स्टूल पास करते हैं, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आपने वो ताकतवर चीज़ें खानी है जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल ना हो। अब पानी जो है, इसको भी हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि प्यास लगेगी तो हम पिएंगे, नहीं तो नहीं पी। हाँ, ऐसे उसमें घंटों लोग बैठे रहते हैं तो प्यास नहीं लगती। सर्दियों में तो पीने वाला नाम ही कोई ना, नहीं, बहुत कम। कोई पिला दे तो उसका भी भला, ना पिलाए तो वो भी क्योंकि आपको वो ना स्वेटिंग हो रही है ना आपको फील हो रहा है। बताइए कि जो लोग किसानों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो सीज़न है ये आपको पता है कि खेती बाड़ी का है, चावलों की जो फसल है वो लग रही है, तो किसान हैं या जो मज़दूरी के लिए वहाँ पे हैं वो लोग, और जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले, या हम देखें तो ये जो कंस्ट्रक्शन जहाँ पे चल रही होती है, कोई घर बन रहा है, कोई रोड बन रहा है, कोई जहाँ पे भी तामीराती काम हो रहा है, या वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो ऑब्वियसली एक ख़तरे में तो हैं क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो वो कैसे एहतियात करें, क्योंकि अब देखें जो कुछ काम तो ऐसे होंगे कि जहाँ वो छतरी का इस्तेमाल कर लेंगे या कोई ना कोई चीज़ कैरी कर लेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी जगहों पे एक ऐसा काम कर रहे होते हैं, जैसे मैं खेतों में काम करने वाले मज़दूरों की बात करूँ तो वो छतरी कैरी नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने आगे आगे मूव करते जाना है। तो कैसे वो अपने आप को बचाएं? ये बड़े अहम लोग हैं हमारे लिए, ठीक है, हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, इतना अनाज उगा रहे होते हैं, ठीक है, और हमारे घरों की कंस्ट्रक्शन करने वाले जो है वो, आप ये देखें कि ये सफ़ेद कपड़ा गीला करके अपने सर पे रख लें और गर्दन को ज़रूर ढांप के रखना है। वही सफ़ेद कपड़ा जब गीला होगा ना, घंटे बाद उसने सूख जाना है, फिर उसको तर कर लें। क्या पता घंटे से पहले सूख जाए। वही मैं कह रहा हूँ, गर्मी हीट होता है ना, तो उसको ये रिपीट करना, दोबारा उसको गीला करके ना तो अपने सर के ऊपर रखें, उससे आपको बहुत सूदिंग इफेक्ट आएगा। और उसके साथ साथ फिर वही बात है कि पानी आपके पास पड़ा होना चाहिए, पानी का इंटेक करते रहें।
अब ये ओपन एयर जहाँ काम करें वहाँ तो पानी भी गर्म हो जाता है। आम जो कच्चा आम है ना, केरी, उसका शरबत आप पीते हैं आपको गर्मी नहीं लगती। सीरियसली? हाँ, बहुत क्लास की चीज़ है और ये बहुत ज़बरदस्त टिप है कि आप कच्चे आम का जो है वो शरबत बहुत ही मज़ेदार, गूगल करें तो बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ उसकी आती हैं। तो वो अगर आप एक गिलास, कच्चे आमों का मुरब्बा अम्मा बनाया करती थी। मुरब्बा भी बहुत मज़ेदार, चटनियाँ बहुत मज़ेदार है, ठीक है, तो वो भी आप अपने बच्चों को बना के दें। अब वो ट्रेडिशन चीज़ें नहीं रही हैं, हर चीज़ रेडीमेड बाजार से मिलना शुरू हो गई है। आर्टिफिशियल अजीब चीज़ें, अब उस पर एक्सपायरी है तो उसमें केमिकल है। जब आप घर बनाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और वो आप देखिए 6-6 महीने साल साल चलता था वो मुरब्बे। चलता है, बिल्कुल चलता है। तो ये अचार अपना देखें ना जो घरों में बनता है वो सालों साल चलता है, और जो बाजार से लेते हैं वो आपका महीने 2 में खराब। जिसका भूख ख़त्म हो गया है कि उसको भूख ही नहीं लगती है, अचार चाहे वो ना खाए सामने रख दें, अभी हम बोल रहे हैं मुंह में पानी आ गया तो उसके एंजाइम जो है वो काम करना शुरू कर दें। Yes. तो घर का जो अचार है जो हमारी दादियाँ नानियाँ अम्मा बनाती थी बहुत ही ज़बरदस्त होता था। उसमें मेथरे, मेथी दाना, कलवंजी, कितनी चीज़ें डलती। लेकिन अभी भी मैं गांव से जो है स्पेशली जब मैं जाती हूँ तो मैं वहाँ अम्मा के हाथ का बना वो जो अचार है वो लेकर आती हूँ। बहुत ज़रूरी है। यहाँ से जो हम लेते हैं ना, एक तो अजीब सा उसका टेस्ट है, दूसरा वो ख़राब जल्दी हो जाता है। बाकी ये देखें कि सरसों के तेल में चीज़ ख़राब नहीं होती। जितना पुराना अचार होता है उसकी एफिकेसी उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। और जितना पुराना शहद होता है उसकी एफिकेसी, जितना पुराना देसी घी है उसकी एफिकेसी उतनी ज्यादा है। इसलिए कहते हैं ना ये नए 4 दिहाड़ी होते हैं और पुराने जो मिस्र की मम्मियों में से अभी शहद बरामद हुआ है, कई हजार साल पुराना, और वो करोड़ों रुपए किलो बेच रहे हैं। इतना जबरदस्त है, कुछ तो उन्होंने रख दिया म्यूजियम में, तो उसको कुछ भी नहीं होगा बिल्कुल ऐसे। पुराना शहद जो है वो बहुत ही कॉस्टली है। मिलावट से पाक था ना डॉक्टर साहब, अब की चीज़ों में मिलावट बहुत ज़्यादा आ गई, तो इसकी वजह से तो इंसान की बीमारियां भी बढ़ गई। मतलब ये है कि हमारे खाने पीने उठने का स्टाइल जो है वो गलत हो गया ना। आप जब नेचर से दूर होते हैं आपको बीमारी होती है। अब सनस्ट्रोक की बात करते हैं, ये भी नेचर से दूरी है ना, वो उसकी वजह से हमें सनस्ट्रोक हो गया। अब हम पहले ये चीज़ नहीं सुनते जी बिल्कुल। अब आप ये देखें, यूएई या दुबई की मिसाल आपको मैं दूं, उन्होंने अभी भी इस्लामी तरीक़ाकार रखा हुआ है कि 1 बजे वो छुट्टी कर देते हैं, खाने का वक्फा, नमाज का वक्फा, कैलूला, वो 3 घंटे के बाद फिर वो वापस कामों पे आते हैं। 2-3 घंटे के वक्फे में पे तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो तो आपने दिहाड़ीदार मजदूर है, आपने तो उसको जरा वो आधा घंटा इधर उधर हो गया तो आप तो मुसीबत में डाल जाते हैं, उसको उसके कटौती करना शुरू कर देते हैं। जब आप 2-3 घंटे के बाद रेस्ट करके आते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना, दिल करता है फ्रेश काम करो। जब कंटिन्यूटी में एक काम कर रहे होते हैं, इवन कि हम बैक टू बैक बाज़ दफ़ा रिकॉर्डिंग भी करते हैं तो हम भी प्रॉब्लम में रह जाते हैं। मतलब दिमाग आपका काम करना ऐसे ही ना, वो बातें करनी है ना बेसिकली, तो दिमाग कितना प्रेशर आपके ऊपर लेगा। अब ईद के दिनों में बैक टू बैक शोज हो रहे होते हैं तो वो फिर लिटरली समझ नहीं आता बंदा जो है वो करे तो करे क्या। अच्छा, जब शदीद गर्मी में आपको चक्कर आने लग जाए, खासकर मैं प्रेग्नेंट जो ख़वातीन हैं उनके बारे में पूछना चाहूँगी। सर दर्द उन्हें होता है, बार बार वॉमिट आने लग जाती है। नॉर्मली वो समझती हैं कि हो सकता है प्रेगनेंसी में ये मॉर्निंग सिकनेस होती है ना, कॉमन हो, तो वो इस चीज़ को भी उसी के साथ रिलेट कर देते हैं कि ये प्रेगनेंसी की ये कॉमन जो है ना वो अलामात हैं। तो ज़रा प्रेग्नेंट जो ख़वातीन हैं उनके लिए बताइए। जी, ऐसी बहनें जो प्रेगनेंसी में हैं या घर का काम भी खुद ही करती हैं, उनको भी चाहिए कि वो पानी की बोतल साथ रखें, क्योंकि उन्होंने 3-4 काम एक वक्त में खोले होते हैं। कपड़े धो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, हांडी पक रही है, बर्तन धोए जा रहे हैं, डस्टिंग हो रही है, भाग दौड़ और पसीने से शराबूर हुई होती है। पानी पीने का टाइम नहीं है। तो सुबह उठ के आपने जग में लेमन 2 डाल के, काला नमक डाल के रख लें। आप किचन में हैं, किचन में देखें हीट होती है ना, अगर तो खुशकिस्मती से गैस आ रही है तो फिर तो हीट होगी, वरना तो ठंडा ही रहेगा किचन। ऐसे ही है, ज़ाहिर है। तो बिल आपने पूरे देने, उसमें कोई कमी नहीं है, गैस आवे ना आवे बिल पूरे बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही है हमारे साथ क्या हो रहा है। कुछ ना कुछ तो हो रहा है। मतलब बिल भी सामने आया था, वो बंदा यहाँ पे नहीं था, तो उसके कोई हार्डली 8-10 यूनिट होंगे कोई कंज्यूम हुए होंगे, तो उसका टोटल मिला मिलो के ये टैक्स वो टैक्स ये टैक्स वो टैक्स करके उसका कोई 3,3500 बिल था। देखें, शऊर वाला बंदा, आप ये देखें कि आपका मीटर रेंट 1000 रुपया हर महीने आप दिया जा रहे हैं। भाई जब आपने नहीं, आपने मैं भी 35,000 रुपया दिया था जब आपने मीटर लगवाया था। अब आपके मीटर के साथ एक चौकीदार खड़ा किया हुआ है जिसकी तनख्वाह होती है। ये मुझे समझ नहीं आ रही, अरबों रुपए इकट्ठा हो रहा है, ये लोगों के साथ क्या बिलों को देख के भी ना हमें स्ट्रोक हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि हर महीने बिजली का बिल, एक मेरा मीटर है उसके ऊपर कुछ नहीं चलता, 0 लिखा होता है, मगर 1450 रुपये मैं हर महीने उसका दे रहा हूँ। 1450 रुपये।
अब जब मैंने लगवाया था उसके 25 के 30 हज़ार पे मैंने दिया था, मीटर रेंट दे दिया मैंने, वो तो मेरी प्रॉपर्टी हो गई ना। तो हर महीने मैं उसके पैसे दे रहा हूँ, वो पता नहीं कीजिएगा क्या वहाँ पे कोई खलाई मखलूक तो नहीं, मैं यही कह रहा हूँ हर बंदे को जा रहा है ना, हर बंदे को जा रहा है, बिल्कुल ऐसे और एक वो सरचार्ज उसमें लगे हुए बचपन से चले आ रहे हैं, वो पूरे ही नहीं हो रहे, सरचार्ज ही सरचार्ज लगे हुए। तो कहने का मकसद है कि ये चीज़ें जो हैं अब ख़त्म होनी चाहिए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम अभी टैक्सों में फंसे हैं। हम माचिस की तीली के ऊपर भी टैक्स दे रहे हैं, आप एक डिब्बी माचिस लेने जाते हैं उसके पे भी टैक्स है, फिर आप दूसरा टैक्स भी दे रहे हैं, अलग से फिर टैक्स है। अब आप ये देखें ना कि ये चीज़ें जो हैं वो हमें देखनी होंगी कि इसको कोई नए तरीके से जो है ना सिस्टम में लोगों को लेके, लोग थक गए हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं डॉक्टर साहब, वो जो आप इम्यूनिटी कम होने की, वीक होने की बात कर रहे ये हैं, भी है ना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये भी प्रेशर बंदे को स्ट्रेस में डालते हैं, उससे भी ऑब्वियसली उसकी बचपन में महविश हमें पता था कि हमारे घर का बिल 300 ज़्यादा से ज़्यादा 500 आना है, अब 50,000, अगली दफ़ा 80,000, 70,000, पता नहीं कितना। और अब तो और ज़्यादा तैयार रहेंगे क्योंकि दिन रात एसी चल रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड है ना। हाँ। अब मतलब पहले कहा गया कि सोलर लगाएं, फिर सोलर पे भी टैक्स लगेगा, हर चीज़ पे। मतलब ये कि कहीं से ठंडी हवा का झोंका आ जाए तो इंसान को ये सनस्ट्रोक नहीं होगा। क्या करें, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, फौरी तौर पे हम जब बाहर से आते हैं, गर्मी से हम आते हैं, तो फ्रिज का रुख करते हैं और यक ठंडा पानी जो है वो फौरी तौर पे हम पीते हैं, तो क्या फ़ौरन से ठंडा पानी इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं? ऑलरेडी जो है ठंडा पानी आपके दिल को नुकसान पहुंचाता है, आपकी खून की नालियों को तंग करता है। एक नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी जो है वो आपकी प्यास भी बुझाता है, आपको प्रॉब्लम नहीं करता, मोटापा करता है यख पानी, ठंडा पानी। अच्छा। ठीक है जी। और खाने के साथ साथ आप घूंट घूंट पी के तो स्टमक को भी फैला लेते हैं, ठीक है, अब हारा हो जाता है, फिर कहते हैं खाना हजम नहीं होता। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी जो है वो अगर आप कर लेते हैं, आप इवन के आप घड़े दोबारा जैसे आ गए हैं, आप रेत डालें, रेत डालें थोड़ी सी, ठीक है, उसके ऊपर एक बोरी जो आटे वाली होती है उसको गीला करके उसके ऊपर रख के ऊपर घड़ा रख दें। आप यकीन करें इतना नेचुरल ठंडा पानी आपको मिलेगा। डॉक्टर साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ज़रा ये नेचुरल चीज़ें हम और डॉक्टर साहब से जानेंगे, फिर नेचुरल तरीके से कैसे हम इन बीमारियों से महफूज रह सकते हैं, और इस तरह जो लू या हीट वेव या ये हीट स्ट्रोक की चीज़ें, इससे भी हम महफूज रह सकते हैं। आज का पहला टॉपिक जो आपकी हेल्थ के हवाले से जिसमें हम बात करें, गर्मियों की शिद्दत में इजाफा हो चुका है पाकिस्तान में, तो ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जो है वो ऑब्वियसली आ चुकी है। तो ये हीट वेव, हीट स्ट्रोक, इसकी वजह से ऑब्वियसली लोग इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, आपकी सेहत जो है वो बिगड़ रही है, जानलेवा ये चीज़ें साबित हो सकती हैं। तो क्या हमें करना चाहिए अगर हम हीट स्ट्रोक हमें होता है या हीट वेव आ गई है, तो फिलफौर हमें क्या करना है, एहतियाती तदाबीर क्या है या इसका इलाज क्या हो सकता है, उस पर हम बात करें। डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, ठंडे पानी की हम बात कर रहे थे कि फिलफौर ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, तो आप एक टेम्परेचर नॉर्मल रखने वाला हमें एक टोटका बता रहे थे। बड़ा आसान था कि आप रेत ले लें, रेत के ऊपर जो बोरियां मिल जाती हैं आमतौर पे, आटे की बोरी होती है, उसको गीला करके और थोड़ा सा रेत को भी गीला कर दें, रख के उसके ऊपर अपना मटका रख दें और या फिर कूलर रख दें, ठीक है, उसकी नेचुरल ठंडक आपको मिलेगी। किसी फ्रिज का पानी इतना मज़ेदार नहीं जितना वो होगा, बिल से भी बच जाएंगे, तो वो बिल से भी बचेंगे। और बर्फ़ जो है अमूमन हम जो है मिनरल वाटर के पैसे देते हैं और बर्फ़ जो टैप वाटर से जमा देते हैं, फिर हम कहते हैं हमारा पेट ख़राब हो गया। ये समझ नहीं, ये ज़हन में नहीं डॉक्टर साहब, ये हर घर की ये कहानी है। फ़ौरन नलका ऑन किया, पानी भर के फ्रिज में रख, तो भाई आप वो मिनरल वाटर पी रहे हो तो इसको भी तो उसे जब आप ये पानी में डाल के पीते हो लस्सी में या ठंडा करने के लिए, तो फिर आपको, ये मुझे लगता है हर घर की कहानी की ये हमें याद नहीं, फिर आपको गैस्ट्रो होता है, फिर ब्लोटिंग हो जाती है, ठीक है, फिर आपको ये है कि सीने में जलन शुरू हो जाती है। तो पानी भी आप अगर जमाना चाहते हैं बर्फ़, तो एक तो बाज़ार की बर्फ़ ना यूज़ करें, उसमें बहुत सारे मसाइल हैं, उसमें तो बाज़ वो जानवर भी मरे हुए छिपकली या वो नज़र आ जाती हैं उसमें ना, ब्लॉक जो बर्फ़ के होते हैं ना, कई दफ़ा आते हैं कॉकरोचेस भी जमा। अब वो पानी कहाँ से लेते हैं इतना, क्योंकि ब्लॉक कितने साफ मना टनों के हिसाब से, अब जिसमें ब्लॉक बन रहा है उसको देखें, उसमें इतना जंग लगा हुआ है, वो ब्लॉक की मनो टनों के हिसाब से बर्फ़ सुबह सप्लाई हो रही होती है, तो वो पानी इतना कहाँ से आ रहा है और कौन सा मिनरल वाटर तो नहीं करते, तो मिनरल वाटर तो नहीं डालते। तो ठीक है जी, आप लोग वही ला के अपने शरबत में, अपनी लस्सी में डाल के आप पीते हैं और आपको फिर ये है कि शाम तक कोई ना कोई इसका रिजल्ट आ जाता है। यस। अच्छा, एक तो और चीज़ कि ये चूँकि
मुहर्रम का महीना भी चल रहा है, तो ये न्याज़ों का और ये शरबत वगैरह ये चीज़ों का उसमें तो बर्फ़ डलेगी, सिलसिला पूरा जो है ना वो जारी रहता है पूरा मुहर्रम, यानी कि ये सिलसिला। तो उसमें भी दरख्वास्त ये है कि आप घर से आप ढेर सारी अपने फ्रिज में बर्फ़ जमा लें, वो आप शरबत में डालें, ये बाज़ार से बर्फ़ ला के ना डालें। आपने बड़ी अच्छी एहतियात की बात की है, मगर नहीं करते लोग ना। वो कहते हैं इजी टू कुक, जो भी चीज़ है फ़ौरन डब्बा बंद, कुक किया, खाया, जाओगे, बस काम खत्म। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि जब ये हीट स्ट्रोक का इलाज जो है वो क्या है? एक तो आपने एहतियातें काफ़ी सारी बताई, फिर आपने कहा कि अगर हीट स्ट्रोक हो जाता है उसको फौरी तौर पे ठंडी जगह पे या ठंडा पानी उस पर डालें। क्या इसके अलावा क्या कोई मेडिकेशन? IV ड्रिप्स लगती हैं, ठीक है ना, वो ताकि पानी जो है उसका पूरा हो जाए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो कोमे में होता है, उसको आप इंटेक नहीं कर सकते ना, वो मुंह ही बंद होता है, पानी तो पिला नहीं IV सकते के हैं। तो IV ड्रिप जो है ना ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा लगती हैं, ठंडा यख कमरे में उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा होता है, जो उसके मसाम बंद हो जो कि जिससे पसीना निकलना है वो आहिस्ता आहिस्ता खुलने, 103 104 टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा, तो फिर ये है कि वो बंदा जो है वो कॉन्शियस होना शुरू हो जाएगा। तो फिर वो लिक्विड भी खाएगा, सॉलिड भी खाएगा, जब तक वो नहीं खा सकता तो उसको स्पेशल वार्ड में जो कि ये सनस्ट्रोक के लिए बनाई गई हैं, वहीं पे एडमिट रखें, घर लाने की कोशिश ना करें। घर में फिर हम बहुत सारे खुद से भी इलाज कर लेते हैं। अगर किसी का मुंह बंद हो जाए तो चमचे से खोल रहे होते हैं, वो मुंह खुल जाता है, दांत टूट जाते हैं। तो ये काम नहीं करने। तो किसी को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो जूती संगा रहे होते हैं, भाई ये चीज़ें नहीं हैं, ये इस तरह नहीं है। इनको मतलब ये कि प्रॉपर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग जो है इसको फॉलो। सब एक और भी तो मसला है ना, जो आपने कहा कि घर ना लेकर आएँ। अगर हम अपने गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे प्रॉपर उस तरह केयर नहीं है, या गर्मी आप चक्कर लगाएं तो इस टाइम जो वार्ड्स के हालात होंगे, बंदे हाथों से भी हवा ले रहे होंगे, जो ओवरऑल जो वार्ड्स होते हैं, फिर वहाँ पे प्रॉपर केयर नहीं होता। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वहाँ अगर एक दिन 1 घंटा रुकना है तो आपका जो बिल है वो बढ़ता चला जाता है, काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। मगर ये कि जो लोग अफोर्ड करते हैं वो तो फिर वहीं जाते हैं। अब कुछ बड़े हॉस्पिटल हैं, एमरजेंसी पर डे 1 लाख 1.5 लाख की पर डे है, ठीक है जी। उसमें ये कि 8-10 डॉक्टर फ़ौरन बुला लेते हैं, जिनकी 5-5 हज़ार फीस है, भाई उनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो आप एक जनरल फिजिशियन बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, ब्लड CP कराएं पता चल जाएगा। मगर चूंकि वो बिलों की भरमार बनानी है, आपकी डेड बॉडी नहीं देते जब तक आप उनके पैसे नहीं देते। मतलब बेहिस्सी है ना। तो ये एक बिजनेस बन चुका है। हेल्थ भी जो है, एजुकेशन एक बिजनेस बन गया, ठीक है। तो उसमें हमारे ज़माने में ट्यूशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। अब आपने उसी टीचर से ट्यूशन भी पढ़नी नहीं तो वो फेल करेगा, लाज़मी है। हाँ, तो ये भी बच्चों के ऊपर एक जो है वो प्रॉब्लम बना हुआ है। तो इसमें कोशिश ये करनी है कि आप इस मौसम में जितना लिक्विड फॉर्म, जितनी लिक्विड आप लेंगे उतना ही अच्छा है। ये सन स्ट्रोक के जो पेशेंट हैं वो AC वाले कमरे के बगैर नहीं रह सकते। तो जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि हॉस्पिटल्स में उन्होंने एलोकेट किए हैं वार्ड ना, जिसमें फुल AC लगा हुआ, ठीक है। उसके बगैर तो फ़ायदा ही नहीं है फिर हॉस्पिटल में डालने का। वो तो और उसको हीट होगा और जानलेवा साबित हो सकती है ना। इसको आसान नहीं समझना। अगर आपको लग गई लू तो आप 1 घंटे में भी जा सकते हैं, अगर आपको केयर के साथ नहीं कहीं का। तो ये जो हम डेथ सुनते हैं कि इसको लू लग गई है, इतने बंदे मर गए हैं, तो ये इसका हीट वेव से इतने बंदे मर गए हैं, तो यही मतलब है। तो मतलब हम फिर उसकी केयर नहीं करते, या अगर जो आपने वार्ड का कहा उसमें अगर प्रॉपर AC या टेम्परेचर वो ठंडा नहीं है तो तब उसकी मौत होती है। उसकी मौत वाक़या हो सकती है ना, क्योंकि टेम्परेचर हाई से हाई होता जाएगा, जिस्म कितना बर्दाश्त करेगा। थर्मोस्टेट आपकी जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाएगी। अब फ्रिजों में देखें ना, थर्मोस्टेट लगी होती है ना, तो जब वो कूल कर रहा होता है वो अपने हिसाब से उसको मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। हमारे AC जो है वो भी देखे मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें भी लगा होता है। तो इस तरह अल्लाह ताला ने ऑलरेडी हमारे जिस्म में बहुत सारे खुदकार निज़ाम रखे हैं, ऑटोमेटिक। अगर कोई बटन होते तो हम थक जाते, ऐ जी दिल दा बटन दबाओ, ऐ जिगर दबा ये बटन दबाते हैं, इसको ऑन करना है, इसको ऑफ करना है, इसको स्लो करना है, इसको तेज करना है। अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिक हमारे अंदर जिस्म में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करते कि हमें 2 आंखें, हाथ पाँव सलामत। ना शुक्री की वजह से हमारे अंदर स्ट्रेस आया हुआ, हमारी जो गट हेल्थ है वो स्ट्रेस की वजह से ख़राब, टेंशन की वजह से ख़राबी है। आप देखें कि बाहर अगर 40-45 टेम्परेचर जा रहा है तो आप उस हिसाब से अपने आप को मैनेज करके काम करें। अपने रूटीन को उस लिहाज से आप मैनेज कर लेना अपना। और मैं भी इस जून जुलाई अगस्त सितंबर तक का जो बरसात का भी मौसम आ जाएगा ना, तो
प्याज का इस्तेमाल लाजमी करें, ये भी लू को नहीं, हाँ प्याज, लेमन डाल के ना प्याज काट के सैलड के तौर पे। और अगर आप बाहर सफ़र करते हैं तो जेब में 1-2 प्याज रख लें। ये पुराने वक्तों में लोग लंबा सफ़र करते थे, लू नहीं लगने देता। अल्लाह ताला ने इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ रखी हैं। और सैलड का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर गर्मियों में बच्चों को भी लीमू डाल के प्याज लाजमी खिलाएं। ठीक है जी। तो वो अगर आप लोगों के नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, घर में लड़ाई झगड़े हैं या कमरे में कुछ ऐसा मसला है, तो 4-5 प्याज अपने बेड के नीचे रख दें। ठीक है, उसको 15 दिन बाद चेंज कर दें। ये ना कि छील के हंडी पका लें, उसको फेंक दें। तो ये बचाना नहीं है आपने। तो ये हम प्याज का जो इस्तेमाल है ये भी आपको गर्मी से बचाता है। जितने वाटरी फ्रूट हैं उसको घर में ज़्यादा जगह दें, वो आप बच्चों को भी दें, ख़ुद भी खाएं। और ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल इस मौसम में ना करें। और उतना खाना पकाया जाए जो आप पूरे दिन में कंज्यूम कर सकते हैं, ख़ास तौर पे चावल। फ्रीज नहीं कर, चावल में इतना जल्दी बैक्टीरिया आता है कि वो आपको गैस्ट्रो, हैज़ा, गर्मियों में ये बीमारियां, टाइफाइड, मलेरिया, ये गर्मियों की बीमारियां है ना। यानी अगर उसको फ्रीज कर लें फिर उसको गर्म करें तो उसमें ये है ना कि आपने चलें जी आधा किलो चावल फ्रीज कर दिए सारा दिन खा के, अब वो बच्चे ने निकाले वो पूरे गर्म कर दिए, ठीक है, उसने थोड़े से खाए फिर फ्रीज में रख दिए। वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा गर्म करके खाने हैं, फिर वो बैक्टीरिया ख़त्म होगा। जस्ट लाइक जैसे आपने बिल्कुल अभी पकाया है। हाँ, बहुत तेज़ गर्म ना, बहुत तेज़ गर्म, वरना उसमें वो बीमारी है रहेगी। गर्मियों में सालन उतना बनाएं जितना रात को ख़त्म हो जाए, फ्रिज में स्टॉक ना करें। बच्चों को पता नहीं होता, माँ बाप दोनों जॉब वाले होते हैं, वो निकालते हैं, गर्म करते हैं पूरा, थोड़ा सा खाया फिर रख दिया, फिर गर्म किया फिर रख दिया। तो बच्चे गर्मियों में बहुत ज़्यादा जल्दी बीमार होते हैं। जो पेट के इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा, ये तो हॉस्पिटल भर जाते हैं। तो कोशिश करें कि उतना खाना, चावलों पे फिर मैं जोर दूंगा, उतना पकाना जितना आपने अवॉइड करें प्लीज़। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हीट स्ट्रोक के जितने भी पेशेंट होते हैं, जो इसकी जद में आ जाते हैं, उनके जो सेहतयाबी का जो एक दुरानिया है वो कितना, यानी वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाते हैं या ये लॉन्ग टर्म इनके ट्रीटमेंट चलती है? देखें, कम अगर लू लगी है तो 3 to 7 डेज़, ज़्यादा लग गई है तो महीना भी लग सकता है। तो उसमें फिर आपको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा, क्योंकि दिमाग जो है ना वो समझें कि उलट जाता है। दिमाग यहाँ से ऐसे उलट गया, उसको वापस आने में 1 महीना लग रहा है अगर ज़्यादा सनस्ट्रोक हो गया। सिंपल लफ्ज़ों में मैं बता रहा हूँ, मुकम्मल बेहोशी की हालत, बेहोशी होगी ना बहुत ज़्यादा। कई लोगों को तो 24 घंटे में होश भी नहीं आता, तो उनकी केयर जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा करनी होती है। ठीक है, तो उसमें ये कि ज़बरदस्ती ठोंसे ना उनके मुंह में कोई चीज़ें, ठीक है, कि वो IV लगा हुआ है, वो उसको काम पूरा कर रहा है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसका बॉडी टेम्परेचर ठीक होगा तो खुद ब खुद वो कॉन्शियस हो जाएगा। वो अपनी होश में आके, उसको डिमांड होगी खाने की पीने की, आप ज़बरदस्ती डाल रहे, मुंह बंद है, उसको पता ही नहीं है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो इसलिए सनस्ट्रोक जो है वो एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है जिससे आपकी खुदा न खास्ता जान जा सकती है। तो इसको आपने केयर के तौर पे रखना है कि किस तरह हम इसकी केयर करें। अगर ज़रूरी सफ़र करना है तो देन आपने प्रिकॉशन मेयर्स जो है वो सारे लें। अच्छा डॉक्टर साहब, हम साथ जैसे डिफरेंट आपने ड्रिंक्स का कहा, लेमन वाटर का आपने कहा, साथ में हम लीमू के अलावा हमें जो अगर कुछ टेस्ट भी मज़ीद चाहिए तो ORS का हम इस्तेमाल कर सकते हैं घर में ही। ORS बना लें। अब रिमोट एरियाज़ में कहाँ लोगों के पास टाइम होता है, तो पाकिस्तान का कौमी मशरूब भी स्कंजबीन है। तो इसमें आप बैलेंस चीज़ें डाल के कर लें तो ये भी आपका, अगर ORS अवेलेबल है तो वो आप पीते रहें। अगर मोशन, डायरिया, इस तरह की वॉमिटिंग होगी है तो वो डिहाइड्रेशन आपके जिस्म में करेगा। स्किन चेक करने का मैंने तरीका बताया कि अगर ऐसे अगर वापस जाती है स्किन तो फिर आप हाइड्रेटेड है, ठीक है, नहीं तो फिर पानी का इंटेक आप बढ़ाएं। और पानी भी आइडिया हो जाता है ना, आपके जो लिप्स हैं वो ड्राई होने लग जाते हैं, अजीब सी वो बॉडी में थकावट, सर दर्द ऐसे ही है। तो उसमें ये है कि पानी उबला हुआ, ये सबसे सेफ पानी बॉयल करके, मतलब मिनरल वाटर। एक तो हम बहुत पैसा दे के महंगा पानी, बचपन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ख़रीद के पानी पीऊँगा। अब ये कि एक ट्रेंड बन गया। याद होगा डॉक्टर साहब, वो जो नल लगे हुए होते थे उससे पानी पिया करते थे। हैंड पंप से देखेंगे ना ठंडा पानी, और गर्मियों और सर्दियों में देखें लोग नहाते थे डायरेक्ट उसके साथ, वो नीम गर्म में वो साफ पानी नहीं रहा। तो आप वो ये कि अब ट्रेंड सेट हो गया, मेहमान भी आ रहे हैं तो आप मिनरल वाटर उसके आगे रख रहे हैं।
आप कोला ड्रिंक्स रख रहे हैं जो कि सेहत के लिए हार्मफुल है। वो प्लास्टिक ने वैसे ही बंदों की मत मार दी है, जिंदगियों में हाइपर कर दी है, बच्चों को गुस्सा, बड़ों को गुस्सा। तो प्लास्टिक के इस्तेमाल की वजह से भी जो है ना हमारी बॉडी टेम्परेचर में बहुत फ़र्क है। तो इसको घर में जगह नहीं देनी है आपने। आप अगर दही दूध लेने जा रहे हैं जैसे पुराने ज़मानों में बर्तन लेके जाते थे, आप पता नहीं हमारी इंसल्ट है कि हम बर्तन लेके जाएंगे तो पता नहीं दूध वाला दूध ही नहीं देगा। तो ये चीज़ वहाँ से प्लास्टिक बैग में वो डाल के बंद करके नहीं, मैं हमेशा आप देखें कि आप 10 किलो दूध ले आते हैं कि जी हमारे 4-5 दिन गुजर जाएंगे, वो प्लास्टिक के लिफाफे को आप फ्रीज कर देते हैं। जब आप गर्म करते हैं तो वो हार्मफुल है, उसके अंदर तो पॉइजन मिक्स हो गया। तो आप समझ रहे हैं आप बहुत सेफ है, आप डेंजर जोन में हैं। प्लास्टिक की दुनिया में रहना एक डेंजर जोन है। वो हमारी बॉडी को, हमारे सारी कारकर्दगी, जितने ऑर्गन हैं जिस्म के, मैदे का कैंसर, स्किन का कैंसर आम होता चला जा रहा है जब से ये प्लास्टिक आया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जिस तरह हम प्रोग्राम कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए लोगों के लिए, इस तरह अगर हम मैं बाकी जो महकमा सेहत है उनकी बात करूँ, जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट है या हुकूमत की मैं अगर बात करूँ, तो इसकी आगाही पे कोई काम हो रहा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए? जैसे कोविड था तो हमने फ़ोन की एक वो टोन जो उस पर वो लगा दिया था कि एहतियाती तदाबीर, या बाकी कोई चीज़ होती है तो कोई ना कोई इस तरह की चीज़ उस पर एक्टिव कर दी जाती है या मुहिम चल रही होती है। बहुत अच्छी बात की है, ये भी टोन आनी चाहिए 3-4 महीनों में, ताकि बार बार लोगों को रियलाइज कराया जाए कि ये लू लगना जो है वो आसान काम नहीं है, मौत भी वाक़या हो सकती है। कैंसर की जैसे आती है उसके आगाही के लिए, आप पोलियो की जिस तरह कैंपेन चलाते हैं, ठीक है जी, तो उसमें इसी तरह ये गर्मियों के मौसम में ये बार बार क्योंकि डायरिया, टाइफाइड, ये बीमारियां आपके गंदे पानियों से भी होती हैं। पानी के बारे में अवेयरनेस लोगों को दें कि घर में उबाल के पिएं। आप 20-25 हज़ार रुपये का जो बिल देते हैं मिनरल वाटर का, वो हार्मफुल है, वो इतना आपके लिए ताकतवर नहीं है। वो भी प्लास्टिक में सारा दिन धूप में फिर के आपके घर पहुंच रहा है। आपको मैदे का कैंसर, अल्ट्रा वायलेट शुआएं उसमें घुसी हुई हैं, ठीक है। आप अपने घर में उबाल के रात को ठंडा कर लें, भूल ना जाएं चूल्हे पे रख के, 2 से 3 उबाल के बाद उसको बंद कर दें, ज़्यादा नहीं उबाल। हाँ बिल्कुल, और उसको जो है मलमल से कपड़े से छान के सुबह उसको आप लोग इस्तेमाल कर लें। तो ये चीज़ें जो हैं छोटी छोटी सी एहतियातों से आप ये सनस्ट्रोक से जो है बच सकते हैं। नाज़रीन के लिए पैगाम इस शदीद गर्मी से, सारा प्रोग्राम ही मैसेज था। अल्लाह करे ये लोग पूरा प्रोग्राम मैसेज है, लेकिन एक सख्ती से कोई ये सख्ती यही है कि अपनी लाइफ से जो है प्यार करें और गर्मियों के मौसम में गैर ज़रूरी सफ़र को तरजीह ना दें, और जो चीज़ें हमने बताई हैं ख़ास तौर पे साफ़ पानी, नींबू पानी, इसका इस्तेमाल ज़्यादा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, ऑब्वियसली आपने अपनी एहतियात ख़ुद करनी है, सेहत के हवाले से आपने ख़ुद ख्याल रखना है। पूरे प्रोग्राम में जो है वो हमने आपको चीज़ें बताई, हीट स्ट्रोक क्या है, हीट वेव क्या है, इसका एहतियात क्या है, कैसे आपने बचना है। अगर हो जाता है खुदा न खास्ता आप इसकी मद में आ जाते हैं तो इससे बचाव के लिए इसका इलाज जो है वो कैसे यकीनी बनाया जा सकता है। छोटी छोटी एहतियात है, छोटी छोटी चीज़ें जिनका आपने ख्याल रखना होता है, और ये भी एहतियात है। जैसे हम इससे कबल आपकी सेहत के हवाले से बात कर रहे थे कि एहतियाती तदाबीर कौन सी होनी चाहिए, ये हमारी ज़िंदगी के हवाले से है कि हमने अपनी, जैसे अब सेहत की बात, वो भी ऑब्वियसली ज़िंदगी से रिलेट करता है कि अगर आपने एहतियात नहीं की तो आप अपनी जान की बाजी जो है वो हार सकते हैं, जान से हाथ धोना पड़ सकता है। इसी तरह ये भी ज़िंदगी के लिए ही है कि अगर हमने एहतियात ना की तो हमें जो है वो ऑब्वियसली अपनी कीमती जान जो है ये गंवानी पड़ सकती है। तो ये हम बात करने जा रहे हैं मुख्तलिफ हादसात के हवाले से। आप घर में हैं, आप कहीं रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, सड़क पे हैं, आप काम की जगह पे हैं, हादसा कहीं भी हो सकता है, वो आपको इंडिकेट करके बता के नहीं आता। तो इस हादसे से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, सेल्फ सेफ्टी की क्या वैल्यू है। जैसे अगर मैं कुछ दिनों पहले की बात करूं तो रोड पे जो हादसा, एक ट्रैफिक हादसा होते हैं तेज़ रफ्तारी के बायस, उनकी बात करें। दूसरे हम देखें तो गाड़ियों को आग लग जाना, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, CNG का लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उससे गाड़ियों में आग लग जाती है। तो तब हमें क्या करना चाहिए, अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए, एक तो ये बात। लेकिन इससे कबल कुछ दिन पहले एक वाक़या हुआ था, मरी एक गाड़ी जो जा रही थी, जो कि ये तेज़ रफ्तारी के बायस वो गाड़ी कंट्रोल में नहीं रही थी और जाके वो साइड जो दीवार है उससे टकरा गई थी। और चूँकि हमारी जो नई गाड़ियां हैं उसमें ये सिस्टम है कि वाटर लॉक हो जाती है, अगर कोई भी हादसा इस तरह होता है तो वो सिस्टम फिर यानी आपकी वो गाड़ी जो है फिर ओपन नहीं होती, आपके शीशे ओपन नहीं होते हैं। तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए। देखिए उसमें तकरीबन 10-12 कीमती जानों का ज़िया हुआ, यानी कि उसमें मतलब एक ज़िंदा सलामत लोग उसमें जल गए, जिसमें बच्चे मौजूद थे और मज़ीद
जो उसमें लोग थे वो भी ऑब्वियसली इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो ये कितना बड़ा नुकसान है। तो इस तरह से घर में बहुत सारे हादसे होते हैं, आग लग जाती है, आपने जो ये सिलेंडर रखे होते हैं वो फट सकते हैं, तो उसमें हमें क्या एहतियात करनी चाहिए, या काम की जगह पे कोई ना कोई ऐसा हादसा हो गया, आप पे कोई चीज़ गिर गई है या कोई भी इशू हो सकता है, तो कैसे हम खुद को बचाएं, और अगर आपके सामने ये हादसा हो गया तो आपने उनकी मदद कैसे करनी है, फिलफौर हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड कैसे उनको देना चाहिए। तो आइए ज़रा इस पर डिटेल में बात कर लेते हैं, और इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान, हमारे एक्सपर्ट जो फायर एंड सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। हामिद अतर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। पहले तो बताएं कि ये सेल्फ सेफ्टी ये एक्चुअली में क्या है, और हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें ये क्यों अहम समझी जाती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की जान, सेहत, माल, इमलाक ये अल्लाह ताला की अता करदे नेमतें हैं। बिल्कुल ऐसे। और इनकी हिफाजत एक फ़र्ज़ मैं करार देता हूँ। तो लेकिन हिफाजत कैसे हो सकती है कि सबसे पहले तो ये है कि हमें अवेयरनेस हो कि वो कौन से असबाब हैं किसी हादसे का सबब बन सकते हैं जी, और फिर उनसे बचने के लिए क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। और फिर सबसे अहम ये है कि हमारा जो है बिहेवियर वो एक सेफ्टी लाइकिंग बिहेवियर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, बहुत से आसात जिनका आपने अभी ज़िक्र भी किया है, तो उसमें अमूमी तौर पे इसी अंसर की कमी होती है, सेफ़ बिहेवियर नहीं होता, लापरवाही होती है। मसलन आपने रोड का ज़िक्र किया, तो अगर परसेंटेज को देखा जाए तो मेंटेनेंस फेलियर उससे बहुत कम आसात होते हैं। मसलन अगर ब्रेक भी फेल हो जाए तो आपके पास चांस होता है कि आप सेफली उसे साइड पे रोक सकें। उसके और बहुत से तरीके होते हैं, बहुत टेक्निक्स होती हैं। जी हाँ, टेक्निक्स होती हैं। लेकिन वजह क्या होती है? लापरवाही से ड्राइविंग करना, फिर ड्राइविंग करते हुए ये मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, आता कि गाड़ियों के अलावा मैंने देखा है मोटरसाइकिल वाले भी वो मैसेजिंग कर रहे होते हैं। मैं आपको हामिद साहब बताऊं, माज़रत आपकी बात कट करें, मैं सुबह जब ऑफिस के लिए आ रही थी तो मैंने ये चीज़ देखी कि एक बाइक वाला, मैं गाड़ी टर्न कर रही हूँ, यानी कि अपने घर गली से मैं निकल रही हूँ, बाइक वाला आ रहा है, वो मुसलसल अपने फ़ोन पे है, मैं चूँकि मिरर में, साइड मिरर में देख रही हूँ, मुसलसल फ़ोन पे है, वो ये नहीं देख रहा कि सामने से गाड़ी निकल रही है। अब मुझे ये था कि उसने वो नहीं देख रहा, तो मैंने एहतियातन, क्योंकि मैंने उसको देख लिया था, मैंने ब्रेक लगा दी कि ये भाई साहब ज़रा देख लें, इससे पहले कि ये आके गाड़ी में जो है ना वो लग जाए और फिर कहें कि भाई गाड़ी वाले की गलती है, इसने मार डाला उसको। तो अब ये हालात हैं कि एक ऐसी चीज़ के ऊपर हम सवारी कर रहे हैं जिससे आप जैसे ही गिरते हैं आपको कोई ना कोई सीरियस चोट ज़रूर लगेगी। जी जी बिल्कुल। देखिए, मैं अक्सर ख़ुसूसन जो मुल्क से बाहर मेरे दोस्त आते हैं तो मैं उनको ये 2-3 टिप्स लाजमी बताता हूँ कि अगर आप रोड पे जा रहे हैं 1 इंच इधर या उधर भी होना है ना, तो अच्छी तरह देख लें, कोई ना कोई मोटरसाइकिल वाला गुस्सा चला आ रहा होगा। फिर अगर आपका इशारा खुला भी है तो आप अच्छी तरह देख लें, कोई ना कोई सिग्नल ब्रेक करके आ रहा होगा। करते हैं लोग, खासकर ये बाइक वाले करते हैं। जी जी बिल्कुल। और फिर ये है, मैंने कहा कि वन वे रोड पे भी जा रहे हैं तो ये ना समझे आगे से कोई गाड़ी नहीं आ जाएगी। अच्छा, अब इस सब की वजह क्या है कि हम तेज़ी में होते हैं बहुत जल्दी। जो सेफ्टी प्रिकॉशन है या रोड सेफ्टी लॉ हैं उनको नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। कितने हम लोग होंगे, हम में से कितने होंगे जो जब ट्रैवल करते हैं या नॉर्मली भी अपने जब घर से निकलते हैं तो हमारी गाड़ी के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स कितनों की गाड़ियों में पड़ा होगा? नहीं रखते। हाँ, बिल्कुल। बल्कि इस तरह है कि एक फायर एक्सटिंग्विशर भी होना चाहिए गाड़ी में। बिल्कुल ऐसे हम नहीं रखते। हम नहीं रखते। अच्छा, फिर एक और जो मैं समझता हूँ कि बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है कि गाड़ी वालों के अलावा जो पैदल चलने वाले हैं वो भी हादसात का सबब कैसे बनते हैं?
फुटपाथ पे जा रहे हैं, मोबाइल है, कोई पता नहीं किधर कहाँ उतर रहे हैं। अच्छा, फिर आपने देखा होगा कि जो बड़ी सड़कें हैं, जी। एक्सप्रेसवे हाईवे जो हैं, है। उनमें हाईवे पे बाकायदा पेडेस्टेरियन ओवरहेड ब्रिज बना होता है, बने होते हैं, बिल्कुल। लेकिन आपने देखा होगा कि चंद कदम पे वो ब्रिज है और लोग दौड़ के क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, इस पे मैं अगर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की बात करूं, उन्होंने बहुत अवेयरनेस कैंपेन चलाई। उन्होंने बताया कि भाई ये जो ब्रिज बने हुए हैं, अगर बाइक ने अब दूसरी साइड जाना है उनके लिए आप देखें वो है, अगर कोई किसी ने पैदल चलने वाले ने रोड क्रॉस करना है उसके लिए उन्होंने इवन लोगों को फाइन किए। इसके बावजूद ये जो हाईवे की हम बात कर रहे हैं, लोग जो हैं वो चंद कदम के फासले पे जाके वहाँ ऊपर से ब्रिज क्रॉस नहीं करेंगे, एकदम से दौड़ के। अब वहाँ पे वो देखे अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं और बाकी जो वहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं, क्योंकि वो हाईवे स्पीड में हर गाड़ी, हर बाइक, हर बस जा रही होती है, तो सडन ब्रेक लेना भी एक आप किसी हादसे का सबब जो है वहाँ पे बन सकते हैं। अच्छा, और फिर मैंने खुद मैं रोज़ाना ट्रैवल करता हूँ इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से नेवल एंकरे से ऑफिस तक आता हूँ। हर रोज़ दो तीन आते जाते हादसात होते हैं। अच्छा, फिर ये भी होता है कि बाज़ का जो ये रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो उनको बचाने के लिए कोई इमरजेंसी ब्रेक लगाता है और पीछे लाइन लग जाती है गाड़ियों की। 3-4 गाड़ियां जो है ना एक साथ वहाँ पे लगती हैं। जी जी। और फिर खुदा ना खास्ता हिट हो जाए तो वो एक काबिल अफसोस तो बात है, एक जान ज़ाया होती है, लेकिन आपका माली भी नुकसान होता है, सिर्फ जानी नहीं, माली भी नुकसान, वो आजकल कौन अफोर्ड करता है। जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, फिर आपने एक और तरफ तवज्जो दिलाई, जो घर के अंदर आमतौर पे हम समझते हैं हम महफूज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। घर के अंदर भी बहुत से ऐसे हादसात हो सकते हैं, अगर एहतियात ना की जाए तो इवन जान भी जा सकती है या सीरियसली इंजर्ड भी हो सकता है। मसलन अक्सर आपने देखा होगा, और ये अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो बहुत बड़ी फिगर है कि बाथरूम में जो एक्सीडेंट होते हैं फिसल के, और बड़ा सीरियस इशू, बिल्कुल, कि बाथरूम में आप स्लिप हो जाते हैं, आप उस चीज़ का एहतियात नहीं करते कि आप जी। अच्छा, और इसके अलावा ख़ुसूसी तौर पे जो ख़वातीन और बच्चे हैं जी, उनको ना सिर्फ अवेयरनेस बल्कि तरबियत देने की ज़रूरत होती है। घर में इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस इस्तेमाल करते हुए, गैस के चूल्हे इस्तेमाल करते हुए और ख़ुसूसन सिलेंडर इस्तेमाल करते हुए बहुत से हादसात होते हैं। इस मौसम में तो खासकर ख्याल रखने की ज़रूरत है गर्मियों में। लेकिन अवेयरनेस का क्या फ़ायदा होता है, मैं एक आपको ज़ाती मिसाल देता हूँ। मैं एक मीटिंग में था, मुझे वाइफ का फ़ोन आया कि हमारे घर के साथ जो हमारा घर है तो उसमें जो किराएदार रहते हैं तो उनके किचन में आग लग गई है। अच्छा, मैंने वाइफ को कहा कि भाई आप फ़ौरन फायर सर्विस को बुलाएं और मैं भी आता हूँ, लेकिन मुझे 15-20 मिनट लगेगा ऑब्वियसली। जब तक फायर सर्विस आएगी उनको भी ऑब्वियसली टाइम लगेगा। जी बिल्कुल, लेकिन क्योंकि कुछ नो हाउ थी मेरी वाइफ को, तो वो गई, तो वहाँ जो एक मेल था उसको कहा कि एक ब्लैंकेट को आप वाटर में अच्छी तरह गीला करो और फिर वो जो सिलेंडर है उसके ऊपर ऐसे डाल दो। अच्छा, जब लपेटा तो उससे दो इफेक्ट हुए, एक तो ऑक्सीजन कट ऑफ हुई और दूसरा वो जो पानी था भाप बना, तो वो सिलेंडर ठंडा हो गया और फिर उसको उसी तरह लपेटे लान में रख दिया। तो उससे पहले फायर सर्विस वाले पहुंचते या मैं पहुंचता, इमरजेंसी हैंडल हो चुकी थी। और अगर ऐसा ना, बड़े हादसे से बच गए, बड़े हादसे से वो ब्लास्ट हो सकता था। जी, सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता था और साथ किचन के जो फिक्चर्स हैं वो हो सकते थे। तो ये बड़ा अहम है और मैं तो ख़ुसूसी तौर पे NGOs की भी तवज्जो दिलाऊंगा और गवर्नमेंट के इदारों की भी, कि वो मैंडेटरी करके घर के जो अफराद हैं, ख़ुसूसन ख़वातीन और बच्चे, उनको ना सिर्फ अवेयरनेस दें बल्कि ट्रेनिंग दें। और देखें, इंसानी जो ज़िंदगी है ना, ये एक ही दफ़ा मिलती है। एग्जैक्टली, और ये इतने वो आप इनको इसको सस्ता ना बनाए, बहुत कीमती है। अच्छा, फिर एक और चीज़ है कि आपने भी शायद देखा होगा कि ये कारपेंटर, प्लम्बर और इस नौयत के जो काम कर रहे होते हैं उनको स्पेशल पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए। नहीं करते
अगेन यहाँ बिहेवियर वाला मामला आ गया। मेरा घर बन रहा था तो कारपेंटर जब दरवाजे बना रहा था और लकड़ी का बुरादा ओढ़ रहा था, मैंने उसको स्पेशल मास्क, गॉगल और ग्लव्स दिए। मेरे सामने तो उसने पहन लिए। बाद में कुछ वक्त में गया तो साइड पे पड़े थे। मैंने कहा भाई ये क्या जी, इससे हमारा काम नहीं चलता। तो ये देखें एक हम जो खुद भी लापरवाही करते हैं। जी बिल्कुल, वही अगेन मैं कहूँगा कि मेरे नज़दीक जो टॉप पे अहम चीज़ है वो एक बिहेवियर है, सेफ बिहेवियर है। अच्छा, ख़ुसूसन आपने देखा होगा कि बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, और पिछले दिनों कराची में भी और लाहौर और कुछ दूसरे शहरों में भी इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं। बहुत कराची तो में वहाँ जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और इमरजेंसी एग्जिट और फिर उनकी तरबियत वो ना होने की वजह से दसियों बल्कि सैकड़ों जानें ज़ाया हो जाती हैं। लेकिन उसको इंश्योर किसने करना है? एक तो गवर्नमेंट के इदारों ने करना होता है, उनसे भी लापरवाही हो रही होती है, और जो वहाँ के ज़िम्मेदार होते हैं उनका भी वो सेफ्टी लाइकिंग बिहेवियर नहीं होता। तो अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइएगा। जी, पेट्रोल पंप्स की मैं बात करना चाहूँगी कि वहाँ पे हम जाते हैं, वहाँ पे साफ लिखा होता है अपना इंजन मुकम्मल तौर पे बंद कर दें, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना, कोई सिगरेट, लाइटर, कोई भी ऐसी चीज़ आपने वहाँ पे नहीं जलानी। इसके बावजूद ये नॉन सीरियस बिहेवियर का हमें वहाँ सामना करना पड़ता है, और जिसके बदले में हम वहाँ देखते हैं अक्सर हादसात हो जाते हैं, बाइक्स को आग लग जाती है। ये चीज़ें हम वहाँ पे देख रहे होते हैं। जी, ये बिल्कुल आपने सही निशानदेही की। दरअसल जब मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल हो रहा था तो सिग्नल और उसके कुछ स्पार्क हो रहे होते हैं जो हमें महसूस नहीं होते, फील नहीं होते बिल्कुल। लेकिन जब पेट्रोल की फिलिंग हो रही होती है तो वो जो फ्यूम्स होते हैं बाज़ का ऐसा अनसीन क्लाउड बन रहा होता है जो एक धमाके का सबब हो सकता है। तो लकली मैं जिस पेट्रोल पंप पे जाता हूँ वहाँ तो मैंने देखा कि जो अटेंडेंट होते हैं वो स्पेशली कह रहे होते हैं कि जी स्विच ऑफ कर दें और मोबाइल कर दें। यस। तो लेकिन हम खुद भी अक्सर देखें ना, पढ़े लिखे शहरी होने का मुजाहरा करें हम, इतना तो मतलब इंसान में सेंस होना चाहिए कि वाज़े अल्फाज में वहाँ पे लिखा हुआ है तो आप उसको पढ़ के, अब मतलब वो बताने आता है, इट मीन कि आप वो चीज़ें पढ़ नहीं रहे हैं, आपको कोई आके बच्चों की तरह बता रहा है, गाइड कर रहा है, तो आप उस पर अमल कर दें। एग्जैक्टली यानी बाज़ का तो एक डंडा इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। मैं एक दफ़ा एक जगह से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक सिलेंडर्स की फिलिंग शॉप है, तो वो इतने अनसेफ तरीके से वो सिलेंडर फिल कर रहा था, ना उसके पास कोई फायर फाइटिंग की इक्विपमेंट्स थे, ना सेफ्टी वाल्व वाला सिस्टम था, ना और था। और कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि वहाँ धमाका हुआ और वो बस अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत अच्छा, आप देख रहे हैं सच सवेरा, आज का सेकंड टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे, घर, सड़क, काम की जगह हादसा यानी कहीं भी हो सकता है, तो इन हादसा से बचाव के जो तदबीर हैं वो क्या होनी चाहिए, सेल्फ सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, इसकी ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इसी पे हम बात कर रहे हैं। हामिद अतहर साहब हमारे साथ हैं। हामिद साहब ज़रा बताइएगा कि हम बात करते हैं कि जैसे हमारे फायर ब्रिगेड वाले हैं या दीगर जो एमरजेंसी अमला है, कोई भी ऐसा हादसा होता है हम फिल फॉर उनको कॉल करते हैं, लेकिन खुद को ट्रेनिंग नहीं, जैसे आपने अपनी बेगम का जिक्र किया, उन्हें मालूम था, उन्हें आपने बताया हुआ था, तो एक बड़े हादसे से उन्होंने घर को, एक फैमिली को, एक ख़ानदान को बचा लिया। इसी तरह आप नहीं समझते कि इसकी ट्रेनिंग जो है, जैसे एक इदारे की बात करें तो वहाँ पे तमाम एम्प्लॉयज़ को इस तरह की जो बेसिक ट्रेनिंग्स है वो होनी चाहिए, या स्कूल के अंदर बच्चों को ट्रेनिंग्स दी जाएँ ताकि हादसा, अब जब तक अमला पहुंचेगा, जब तक आप फ़ोन करेंगे सेफ्टी वालों को, उनके पहुंचने तक तो बात जो है ना वो तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया। मैं हाल ही में कनाडा से एक चक्कर लगा के आया हूँ और वहाँ के खुसूसन जो सिस्टम्स हैं उनको बड़े माइक्रो लेवल तक स्टडी किया है। चंद एक बार मुझे उन स्कूलों में जाने का मौका मिला तो मैंने देखा कि बिल्कुल जो नर्सरी की क्लासें होती हैं वहाँ से ही बच्चों को सेफ्टी की अवेयरनेस ना सिर्फ देना शुरू कर देते हैं बल्कि उसकी अमली तरबियत भी देते हैं। वहाँ पे बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, इसी तरह पाकिस्तान में
इसका फुकदान है। लेकिन बात यह है कि बिल्कुल अर्ली एज से बच्चों को जो एक सेफ बिहेवियर की ट्रेनिंग और अवेयरनेस दी जाए तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो पार्ट ऑफ सेकंड नेचर बन जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये लेकिन हम क्या कहते हैं कि अगर अच्छा कभी कोई ऐसे डिपार्टमेंट से लोग आ गए और कोई ट्रेनिंग वगैरह किसी ऑफिस में या जो है वो वॉलंटियरली कहीं होगी तो होगी, अदरवाइज़ हमें इस तरह के सेशंस नहीं देखने को मिलते। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें मैं समझता हूँ कि बाकायदा हुकूमती सतह पे ये कानून बनाना चाहिए, इसे मैंडेटरी करार देना चाहिए कि स्कूलों में प्राइमरी क्लासेस से ही बच्चों को इसकी अवेयरनेस दी जानी चाहिए। अच्छा, फिर एक और मसला जो अब नेट की वजह से और है कि ख़ुसूसन बच्चों को इसकी अवेयरनेस देना कि किसी अजनबी उसकी हेल्प कैसे नहीं, मतलब एक कोई अजनबी आपसे रब्ता करता है तो बहुत सारे अगवा के केस हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे, हाँ। तो उसमें उन्होंने क्या करना है, रिस्पॉन्ड करना, या कोई उनके प्राइवेट पार्ट को टच करता है, गुड टच एंड बैड टच की तालीम जो है वो ये सारी चीज़ें, तो इसकी बहुत ज़रूरत है। बाकी जहाँ तक इस वक्त हम जैसे लोग हैं वो कहते हैं बुढ़े तोतों को पढ़ाना मुश्किल होता है, लेकिन बाय फोर्स जब लॉ इन्फोर्स वाले इदारे सीरियसली कोशिश करें, फाइन भी करें, तो फिर मजबूरन वो भी अपना रवैया चेंज करने पे मजबूर हो सकते हैं। देखिए, ये बात मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे अब अगर हम रोड की बात करें, जो ट्रैफिक हादसात होते हैं तेज़ रफ्तारी के बायस, या हम सील बेल्ट नहीं लगाते, हेलमेट नहीं पहनते, फ़ोन का यूज़ कर रहे होते हैं, यानी रूल्स की हम खिलाफ वर्जी करते हैं, तो उसमें देखिए जो ट्रैफिक एहलकार थे इस्लामाबाद, ख़ासकर मैं अगर इस्लामाबाद की बात करूँ या पंजाब में भी ये चीज़ है, उन्होंने सख्त जुर्माने भी किए, गाड़ियाँ बंद की, लोगों को फ़ाइन किया। अब फ़ाइन पे तो लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके पीछे ये नहीं देखा कि भाई वो फ़ाइन क्यों कर रहे हैं, उन्हें आप इस फ़ाइन से क्या लेना, आप सीट बेल्ट लगा रहे हैं, उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है, आप अपनी रफ्तार कम रख रहे हैं, इससे उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है, वो तो आपकी जान की हिफाजत के लिए कर रहे हैं। और इसके अलावा देखा हमने चीफ ट्रैफिक ऑफिसर इस्लामाबाद आए थे, हमजा हुमायूं, उन्होंने बहुत सख्ती के साथ, उन्होंने जो एक सबकी अपनी अपनी लाइन है कि गाड़ी ने किस लाइन में जाना है, ओवर ये जो जिसने ओवरटेक करना है उसकी लाइन कौन है, उसमें किसने रहना है, बस की लाइन कौन सी है, बाइक्स की लाइन कौन सी है, हर चीज़ को उन्होंने बड़ा वो स्ट्रिक्टली वो करवाया। उसके बाद वो उनकी जगह दूसरे उन्होंने भी काफ़ी इस चीज़ पे किया, यानी कि आवाम के लिए सख्ती बहुत की। जब देखते थे सामने कोई ट्रैफिक वाला खड़ा हुआ तब लोग फ़ौरन अपनी लाइन जो है वो सेट कर लेते थे, उसके बाद वैसे का वैसा, यानी कि लोग जब तक सामने है डंडा नज़र आ रहा है तब तक चीज़ों को फॉलो करते हैं। देखा कि हमें अब आस पास कोई नहीं देख रहा, कोई ट्रैफिक वाला नहीं, कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, फ़ौरन से रूल्स की खिलाफ वर्जी शुरू हो जाती। तो मतलब इस आवाम का अब क्या करें? नहीं, देखिए बात यह है कि जो आदतें फितरत का हिस्सा बन चुकी हो ना, उन्हें दुरुस्त करने के लिए बड़े सब्र, तहम्मुल और तरीके के साथ और कंटिन्यूस एफर्ट्स करने की ज़रूरत होती है। बार बार जो है ना उठा के रखे, ये डंडे के जो है ना वो मारने वाले, ऐसा ही है। का उस्ताद है वही। अब एक है अगर 4-5 दफ़ा उसे फाइन देना पड़ता है तो अगली दफ़ा वो शायद खुद मुहतात भी हो जाएगा। अच्छा, फिर इसमें ये भी देखना चाहिए कि इसका मिस यूज़ ना हो। बहुत सी वीडियो ऐसी आपने देखी होंगी कि उसमें जो ट्रैफिक वार्डन्स होते हैं उनकी तरफ से भी ज़्यादती हो रही होती है या मिस यूज़ हो रहा होता है। तो इस तरह है कि जब तक कानून सख्त हों और मेरिट पे, हाँ, मेरिट पे इस्तेमाल हो रहे हों और सबके लिए हों जी, यानी ऐसा नहीं है कि कोई गरीब गुरबा है तो उस पर तो कानून लागू है और कोई जो ज़ोर आवर है तो वो बाईपास, ये बेलाग होना चाहिए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैं नहीं कहता कि 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, ये दुरुस्त हो सकता है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि हमारे ही अफराद जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं ना जी, तो किस तरह खुद बखुद लाइन में खड़े हो जाते हैं, सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, और सारे रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये अगेन मैं ये कहूँगा कि ये जो एक रवैया है, बिहेवियर है,
इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। अशद ज़रूरत है। अच्छा, इसके अलावा जो रोड्स पर हादसे होते हैं, जो ट्रैफिक हादसात होते हैं, ऑब्वियसली इसकी काफ़ी सारी वजूहात है जो हमने डिस्कस भी की। अब मैं आपसे जानना ये चाहूँगी फ़र्स्ट एड के हवाले से कि अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो गया है रोड पे, ऑब्वियसली जो ज़ख्मी हैं वो मौजूद हैं, पड़े हुए हैं, अब एम्बुलेंस आने में भी कुछ वक्त तो लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रैफिक के जो हालात हैं तो पहुँचते पहुँचते भी आपको वक्त लग जाता है। तो जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं वो कैसे उस ज़ख्मी की मदद कर सकते हैं? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा ऐसा कोई बेहिसी वाला रवैया है कि हम 15 तो बाद में 1122 को हम कॉल करेंगे, सबसे पहले हम वीडियो बना लेंगे कि मेरे फ़ोन से ये पहले न्यूज़ चली जाए कि फ़लाँ जगह पे हादसा हुआ, ये वहाँ पे इशू हो गया, ये वहाँ पे पड़े हुए हैं लोग ज़ख्मी। एक तो ये हमारा बड़ा जो ना अजीबो गरीब रवैया है। दूसरा, जो वहाँ पे ज़ख्मी है, जो एम्बुलेंस है, उससे पहुँचने से पहले हम कैसे उसकी मदद कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, उसमें इस तरफ है, मैंने आम तौर पे देखा है कि लोग जमघटा कर लेते हैं। एक तो जमघटा करने से अवॉइड करना चाहिए ताकि उसको एनाफ ऑक्सीजन मिले। यानी वैसे तो वो मुमकिन है सर्वाइव कर जाए, लेकिन एनाफ ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसकी कॉम्प्लिकेशन दम घुट सकता है। फिर दूसरा ये है कि अगर वो ज़ख्मी है, खून बह रहा है, तो खून रोकने की जो है वो हमें कोई ना कोई कोशिश करनी चाहिए। यानी कोई ऐसा कपड़ा या और कोई। अच्छा, फिर एक और गलती अक्सर लोग करते हैं कि जब फ़र्ज़ करें कोई मोटरसाइकिल से गिर गया है तो लोग उसको हाथों से और टांगों से पकड़ के किसी करना चाहते हैं। दैट इज़ वेरी डेंजरस। अच्छा, उससे क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी टूट भी सकती है, फ्रैक्चर भी हो सकती है, या छोटा सा रिपेयरेबल फ्रैक्चर है तो वो बढ़ सकता है। उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि अगर कोई चादर हो उस पे उसे करवट दिला के और फिर उससे, ताकि बराह रास्त ये जो जोड़ है वो क्योंकि हम उसको बाजुओं से और टांगों से उठाते हैं तो वो बिल्कुल बेंड सा हो जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, और तीसरी बात यह है कि ये तो एक ऐसी बीमारी सेल्फी की हो गई है ना, आपने देखा होगा, मुझे बहुत अफसोस होता है कि लोग तवाफ भी कर रहे हैं और साथ वो ये हो रही है, ये चीज़ें वीडियो और ये बन रही हैं पिक्चर्स। तो अगर 2-3 आदमी हैं तो कोई उसको वो फर्स्ट एड देना शुरू कर दे, और हर गाड़ी में अगर फर्स्ट एड हो। मैंने पहले यही बात की ना कि हम में से कितने होंगे जिनकी गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स होगा। तो उसके अलावा कोई 15 को फ़ोन कर दे। कुछ और, यानी उसमें क्या होता है ना कि एक जो मौत की साइकोलॉजी होती है ना, वो तभी इफेक्टिव हो सकती है कि उसे कोई लीड करने वाला हो, वरना सब भी एक ही काम कर रहे हो तो उससे वक्त का ज़िया भी होता है, कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा होती हैं। तो अगर कोई एक खून रोकने की कोशिश कर रहा है तो दूसरा 15 को फ़ोन कर दे। बिल्कुल, लेकिन ये अपने फ़ोन निकाल के पहले मेरे पास वीडियो आ जाए, इस चीज़ पे ना रहे। मैं एक वीडियो देख रही थी पिछले दिनों, ये मोटरवे M1 पे सवाबी के करीब एक हादसा आया। तो गाड़ी ये मैकेनिकल चीज़ है, कोई भी फॉल्ट आ सकता है, इंसान की बनाई हुई चीज़ है, ऐसा हम इस पर कभी भी श्योर नहीं हो सकते। एक सैनिटर जा रहे थे जिनकी गाड़ी को हादसा हुआ, कहा जा रहा है कि कोई मैकेनिकल कोई फॉल्ट था जिस वजह से हादसा हुआ, और मैं वहाँ देख रही थी एम्बुलेंस पास खड़ी थी, और जिस तरह लोग उसको उठा के उस सैनिटर को गाड़ी में रख रहे थे, ये वाली बात, एक ने बाजों से खींचा हुआ था, दूसरा उसको टांगों से उसने पकड़ा हुआ था, और बिल्कुल वो बैंड हुआ था और खून से लथपथ था, और उसको जो है स्ट्रेचर भी नहीं था, और एम्बुलेंस की सीट पे उसको जो है वो लिटा रहे थे। ये है कि अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद फरमाए, वो उनकी डेथ हो गई। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आई थिंक ये प्रैक्टिस हर जगह पे होनी चाहिए कि आपने अगर कोई ज़ख्मी हो गया है, कोई हादसे का शिकार हो गया है, तो आपने उसको या तो उसी जगह उसको सीधा लिटा दें, या एक सीधे तरीके से उसको उठा के, तो आप अगर आप गाड़ी में रख रहे हैं, एम्बुलेंस में डाल रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा, उसमें देखें ना, एम्बुलेंस का जिक्र किया, एम्बुलेंस में तो स्ट्रेचर का होना मैंडेटरी है। अगर नहीं है तो इसका मतलब है मैं तो उसे एम्बुलेंस नहीं समझूंगा, फिर तो वो बस एक गाड़ी, एक डब्बा है। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी एक और गलती जो लोग करते हैं कि लेटा हुआ है ना, और उसके मुंह में पानी डालेंगे। अच्छा, ये बड़ा डेंजरस है, ये बजाय पेट में जाने के फेफड़ों में जा सकता है। वो थोड़ा सा उसके सर को उठा के और वो करें, और अगर वो बेहोश है या यह है कि पानी के कोई छींटे दें, इस तरह करें। तो
अगेन ये है कि इसमें ये अवेयरनेस पब्लिक लेवल पे ज़रूरी है। इसको मुझे लगता है अच्छा, और इसमें सॉरी टू कट यू, इसमें जो मीडिया है ना, स्पेशली खा वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, वो बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। अच्छा, फिर अगेन ये चाइल्डहुड की मैं बात करूँगा कि जो बच्चे हैं अगर वो कार्टून देखते हैं तो वो कार्टूनों की सूरत में उनको एक अवेयरनेस और तरबियत दी जा सकती है। बिल्कुल, आप वीडियोस उनको दिखा सकते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की। काम की जगह की बात की जाए तो वहाँ पे जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स पड़े हुए होते हैं, कितना ज़रूरी है कि हर एक को उसका इस्तेमाल करना आता हो। ये ना हो कि ये भी फ़लान डिपार्टमेंट का काम है, अगर कोई एमरजेंसी कोई हादसा होता है तो उसको बुलाओ कि ये आके एमरजेंसी हैंडल करे। तो ये वहाँ पे जितना भी अमला काम की जगह पे मौजूद है, कोई फैक्ट्री है, कोई ऑफिस है, कॉर्पोरेट सेक्टर का कोई भी है, तो वहाँ पे सेफ्टी इक्विपमेंट सबको यूज़ करने आना चाहिए। इसकी तरबियत कैसे दे दें? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। कोई हादसा होता है और हादसे से जो ज़ख्मी होते हैं, तो वो जो हादसा है ये देखता है कि ये तरबियत याफ्ता है और ये गैर तरबियत याफ्ता है, नहीं देखेगा। उसके साथ तो सबको होंगे ना, ऑब्वियसली। ऑफ कोर्स कुछ एक्सपर्ट होने चाहिए, बाकायदा एक डिपार्टमेंट, बल्कि जो इदारे हैं उनका फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो आम वर्कर हैं उनको इतना पता होना चाहिए कि भाई उन्होंने क्या करना है, या मसलन फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है, या कुछ ऐसे फैक्ट्रीज हैं जिसमें जहरीली गैसों का इखराज हो सकता है, तो मास्क को कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये तो सबको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हमें चूँकि ब्रेक की जाने बढ़ना है हामिद साहब, तो मैं चाहूँगी कि आपका जो पैगाम है वो हमारे नाज़रीन के लिए कि इनफरादी सतह पे या इज्तिमाहियत के लिहाज से हमारी क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, एहतियात के हवाले से आपका पैगाम। जी, इस हवाले से मैं नाज़रीन से 10 बस्ता इल्तिजा करता हूँ कि जान, माल, इमलाक ये अल्लाह ताला की अदा करता नेमतें हैं, और उनकी हिफाजत और उनसे नुकसान से बचाओ। यह हादसा तो किसी वक्त भी पेश आ सकता है, किसी के साथ भी। हाँ, तो उससे बचने की एक ही सूरत है कि एक तो आप अपना जो रवैया है वो सेफ्टी लाइकिंग बनाएं, सही, और दूसरा इन हादसा से बचने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार की जा सकती हैं वो जान लें। बिल्कुल, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया हामिद अतहर साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपके वक्त का। नाज़रीन, ऑब्वियसली हर इंसान को जो है वो मालूम होना चाहिए कि खुदा न खास्ता कहीं भी कोई हादसा किसी के साथ भी पेश आ सकता है। अपने आप को कैसे बचाना है, दूसरों की मदद आपने कैसे करनी है, इसकी ट्रेनिंग आप ज़रूर लें। जैसे कोई भी नया सॉफ्टवेयर आता है, कोई नई एप्लीकेशन आती है, टेक्नोलॉजी का दौर है, AI का दौर है, तो फ़ौरन से हम सीखने की कोशिश करते हैं कि भाई इसको कैसे हमने यूज़ करना है। कि सोशल मीडिया का दौर है, जैसे कोई नई चीज़ आती है हम सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने आप को महफूज करने के लिए सेल्फ सेफ्टी की अहमियत को हम नहीं समझते। तो ये जो टॉपिक है ये वही सोशल मीडिया का टॉपिक है। टेक्नोलॉजी के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया की खासकर हम बात करेंगे कि कहा जाता है कि इसने ज़िंदगी को बड़ा आसान किया है, लेकिन एक ट्रिकी सवाल है और हमारा टॉपिक भी है कि क्या इस सोशल मीडिया से वाकई में ही राब्ते जो हैं वो बढ़ रहे हैं या फासले। अब ये समझने वाली बात है कि जिस टेक्नोलॉजी की, जिस सोशल मीडिया की हम बात करते हैं कि ज़िंदगी में बड़ी आसानियाँ इसने की हैं, वहीं पे जो रिश्ते थे, जो ज़िंदगी की खूबसूरती है इन रिश्तों से है। अकेला इंसान जो है वो कितना गुजारा करेगा, कितना सोशल मीडिया को या इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा, तो ज़िंदगी में रिश्तों का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फासले हैं जिसको हम कहते थे कि राब्ते इसने बढ़ाए हैं और आसान की है ज़िंदगी, वहीं पे फासले क्या वो भी बढ़ चुके हैं या राब्ते बढ़ चुके हैं? आइए ज़रा डिटेल में जान लेते हैं इसके फ़ायदे और इसके नुकसानात और इसका जो यूजेज है उस पर बात कर लेते हैं। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मौजूद मेहमान हमें जूम पे ज्वाइन कर चुके हैं। जी, अहमद मंजूर साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपके वक्त का। आपकी मुस्कुराहट मुझे बता रही है कि आज सोशल मीडिया को लेकर आप बड़े एक्साइटेड हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि हम राब्तों की और फासलों की बात करने वाले हैं। तो ज़रा बताइएगा, जो हमारा टॉपिक है वही मैं बुनियादी सवाल आप पे छोड़ती हूँ कि बताएं कि सोशल मीडिया ने राब्ते जो हैं वो बढ़ा दिए हैं या फिर फासले।
जज़ाकल्लाह मैम फॉर हैविंग मी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वो बात पता है क्या है, बात बड़ी मजे की है। हाँ, हम लोग ना एक चीज हमेशा भूल जाते हैं कि जी हमने किस चीज को कितना इस्तेमाल करना। इसकी वही बात है कि जैसे हम अगर मिलने की बात करें ना, तो आप अगर किसी रिश्तेदार के घर 4 दिन से ज्यादा रह लेना, उसको भी वो भी आपको कहता कि निकल जाओ यहाँ से, तुम क्या बात ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है। हाँ। तो हर चीज का एक्सेसिव यूज हमेशा ही प्रॉब्लम करता है। ऐसा ही है। दिस इज नॉट समथिंग कि जी मुझे जो है सोशल मीडिया आ गया है, तो अगर हम सारा टाइम सोशल मीडिया पे बैठे रहेंगे तो एक्सेसिव यूज होता है। बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने देखा होगा लोग बहुत ज्यादा गेम्स खेलते हैं, तो वो पहले भी एक्सेसिव यूज वाले गलत कामों में पड़ जाते थे, आज भी पड़ जाते हैं। हाँ, सिर्फ फर्क क्या है, आज एज की लिमिट कम हो गई है। पहले जो था, पहले भी वही पूरी पूरी रात लोग बैठ के गेम्स खेलते थे ना, आज भी चीजें वही हो रही हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा जैसे कहते हैं एक्सेसिबिलिटी जल्दी आ गई है लोगों के हाथ में। पहले उसको कंप्यूटर चलाना थोड़ी देर बाद आता था, फटाफट आ गया। हाँ। अच्छा, तो हमारे यहाँ ना लोगों को ये समझना चाहिए कि जी किस चीज को कितना इस्तेमाल करना है। कि जैसे वही बात के वो जो एक मैसेज नहीं, एक कॉल भी आती होती थी कि कौन सी पता नहीं हॉस्पिटल में बैठी हुई है और वो पैसे भेज दें समथिंग। वो कोई पैसे मांगने वाली कोई बाजी थी। इजी लोड वाली कोई बाजी थी। ठीक है ना। और अच्छा, लोग कहते थे हमें बताओ, हम देने पहुंच जाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइएगा जी कि ये जो सोशल मीडिया है, इसके जो असरात हैं वो हमारे जो एक समाजी जो रवाबत थे और जो खानदानी है, इस पे ये किस तरह से असरअंदाज हुए हैं, जरा ये भी बताइएगा। देखें, वही बात जो अभी हम कर रहे थे ना, एक्सेसिव यूज। पॉइंट ये है कि जी हर चीज का असर हर चीज के ऊपर होता है। सिर्फ फर्क यहाँ पे आता है कि जी मुझे किस टाइम, जैसे मिसाल के तौर पे मैं हमेशा एक अपने दोस्त की बात करता हूँ, माशाल्लाह पिछले 20 साल से दोस्त है, मोइन मेरा दोस्त है। तब से लेकर आज तक हम माशाल्लाह जो है ना, डेली हमारी आदत है कि हम, वो जब ऑफिस से निकलता है, मैं जब ऑफिस से निकलता हूँ, हम एक दूसरे को फोन करके पूरे दिन की दास्तान बताते हैं। क्या बात है, ठीक क्या है। बड़ी पक्की हैं आप तो। ये आदत खवातीन में ज्यादा पाई जाती है। ये है ना कि जब मेरी शादी ठीक हो गया। जब हमारी शादियां हुई थी तो हमारी बीवी हमें एक दूसरे की सौतने कहती थी। ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि एटलीस्ट जो है ना, आप किसी से बात जरूर करें, रात में एक किताब जरूर पढ़ें। जैसे आपको पता है बुक से हम लोग दूर हो गए हैं, आप पेरेंट्स के साथ बैठे, बहन भाई के साथ बैठे, दोस्तों से गपशप करें। क्योंकि देखें, जो अब जैसे लोगों ने एआई के आने के बाद तमाम चीजें चैट जीपीटी पे या डिफरेंट टूल्स पे डालनी शुरू कर दी हैं। ऐसा ही है। इसी तरह वो हर बात, जैसे जब सोशल मीडिया, मुझे याद है कि जब फेसबुक नया नया आया था ना, लोग सोने जा रहे थे तो उस पे एक नोटिफिकेशन आ रहा होता था, गोइंग टू स्लीप। और भी बड़े मजे मजे के नोटिफिकेशन आ रहे होते थे। बंदा कहता था कि यार सोने जा रहे हो, सो जाओ जाके। ठीक है। जैसे इसके अंदर अब अगर आप इसकी प्रॉब्लम की बात करें, कभी आपने देखा हो लोग किसी गरीब की हेल्प कर रहे हैं तो साथ पिक्चर भी ले रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। You're right. वो ये भूल जाते हैं कि वो खुद तो ले रहे हैं, लेकिन जो अगला बंदा नजर आ रहा है ना उसमें, उसकी इज्जत है, उसका क्या होगा। True. याद होगा आपको, पहले जब हम लोग किसी की हेल्प करते थे या कुछ करते थे, क्योंकि इस्लाम में तो है ना कि दाएं हाथ का बाएं हाथ को, बाएं हाथ का दाएं हाथ को ना पता लगे जब आप किसी को हेल्प कर रहे हैं। Exactly. ठीक है। तो यहीं से एक प्रॉब्लम आप देख लें कितनी बड़ी है। पूरी दुनिया को अब तो हम दिखाते हैं। जी हाँ। तो वो स्वाब तो खैर एक और चीज बन गई ना। लेकिन आप, अच्छा मजे की बात एक बताता हूँ यहाँ पे कि मैंने किसी से पूछा कि ये शेयर करने की क्या जरूरत है। कहता है मैं लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि वो भी साथ करे, ऐसा काम करे। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो हर एक तक उसकी शक्ल जा रही है जिसके आपने मदद की है, उसकी आप कितनी तजलील आपने करना शुरू कर दी है। अच्छा अहमद साहब, ये जो हमारे यंग जनरेशन है, जो आज के बच्चे हैं, जो ज़्यादातर फ़ोन में इंगेज रहते हैं, सोशल मीडिया के साथ बहुत ज़्यादा इंगेज रहते हैं, मुझे बताइएगा कि इस सोशल मीडिया ने वाकई उनके दोस्तों की तादाद बढ़ा दी है या फिर उनको आइसोलेट कर दिया है, उनकी तन्हाई में इजाफा कर दिया, ये ज़रा बताइएगा। आई थिंक जब कोई भी चीज, यानी अगर आप अपने आप को बिजी रखने के लिए, यानी कुछ देखें, घरों के माहौल बड़े टेंस हो चुके हैं आजकल। बिल्कुल। एक तो वही बात जो महंगाई, एनवायरनमेंट हमने क्रिएट कर दिया। जी हाँ, जी हाँ। तो बच्चा जब उससे दूर भागता है ना, तो वो फिर
टिकटॉक पे जाएगा, वो फिर फेसबुक पे जाएगा, वहां पे फिर लोगों के साथ फ्रॉड्स भी होते हैं। क्योंकि वो पहले क्या होता था, पहले वो बाहर जाता था एक ऐसे बंदे के पास जिसको आप पकड़ सकते थे। आज वो ऐसी दुनिया में घुस जाता है जिसमें आपको कोई पता नहीं है कि आगे कौन बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी लड़का लड़की बन के बात कर रहा है, लड़की लड़का बन के बात कर रही है कि जो फ्रॉड्स हो रहे हैं कोई पता नहीं है आगे किस तरह का फ्रॉडस्टर बैठा हुआ है, क्या करना चाह रहा है। सोशल मीडिया पे अगर कोई अक्सर कोई काम के लिए भी मुझे मैसेज करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लोग अप्रोच करते हैं, सो हर एक के पास आपका पर्सनल नंबर तो नहीं होता, तो सोशल मीडिया के थ्रू लोग आपको अप्रोच कर रहे होते हैं। सो वो इतने ये जो फेक चीज़ें ना इतनी ज़्यादा हो गई कि वो लोग भी पहले ये पूछते हैं कि ये आपकी रियल आईडी है क्या फेक है। कि हम जिससे मुखातिब है वो एक्चुअल में हम उसी से बात कर रहे हैं, या क्योंकि लोगों ने फेक आईडीज भी बहुत ज़्यादा क्रिएट की हुई होती हैं, और मैंने अपनी काफ़ी सारी आईडीज बंद भी करवाई, और लिटरली ऐसा था। तो इसलिए ये भी एक बड़ा मसला है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि हमें जो है ना एटलीस्ट आपस में बैठना चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए। आपकी देखें पता दोस्ती का कब चलता है, मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ, दोस्ती का तब पता चलता है जब आप नीचे गिरे हुए होते हैं। हाय हाय, ये तो बड़ी खड़े हुए के साथ तो सब खड़े हो जाते हैं। सीरियसली जो आपके साथ खड़ा रहेगा आपके बुरे वक्त में, आपके बुरे हालात में, वो आपका एक्चुअल दोस्त है। जो दुम दबा के भाग गया। इसका बड़ा आसान सा तजर्बा बताता हूँ। आप सारे माशाल्लाह इस्लामाबाद में बैठे हैं। आप पहाड़ पे चढ़ना शुरू करें, ठीक है, जो बंदा आपके लिए रुक गया ना और आपका हाथ पकड़ पकड़ के आगे चल रहा है और कह रहा है कि मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा, वो असली ये दोस्त है। बाकी जो भाग गए वो भाग गए। फिर जो आपको अकेला छोड़ के आगे निकल गया, ये तो बड़ी अच्छी एग्जांपल है। हम हाइकिंग बस हम प्लान करते हैं और हम देखते हैं कौन कौन हमारा दोस्त है, वन बाय वन हम सबको लेके चलते हैं। अच्छा एक और चीज बताएं, सोशल मीडिया ने ये जो कंपैरिजन का रुझान जो है बढ़ा दिया है, ये कितना खतरनाक है? ये बहुत ज्यादा। देखें पहले भी जो एक कंपैरिजन होता था ना, वो एक बंदे को एक डिनायल फेज में ले जाता था कि मैं तो हूं ही ना लायक। ठीक है, एक वैसे भी हमारे यहाँ 1 2 3 की एक रेस चली हुई है, बिल्कुल शुरू से चली आ रही है। आई डोंट नो कि नंबर 50 आने पे क्या मसला है और नंबर पहले पे आना ही क्यों जरूरी है। जैसे मैं हमेशा एक मिसाल देता होता हूँ, आप किसी को उठा लें, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस, दुनिया का यंगेस्ट आदमी, दुनिया की यंगेस्ट बच्ची, दुनिया का पहला बंदा जिसने ये अचीव कर लिया है, दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस, यानी दूसरे नंबर पे आने में, तीसरे नंबर पे आने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब लोग इसमें शर्म महसूस करते हैं कि हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्यों आ रहे हैं, मतलब उन्हें नंबर 1 पे रहना है। व्हाई? उसकी रीजन है ना, देखें वो शुरू से दिमाग में डाल दी जाती है ना चीज, इसीलिए बच्चा कंपैरिजन में जाता है। जब बच्चा कंपैरिजन में जाता है फिर वो वाले प्रॉब्लम्स होते हैं कि बच्चा खुदकुशी भी कर रहा है, बच्चा जो है ज़हनी मसाइल शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, यानी अगर आप एक सर्वे करके देखें, मेरे ख्याल 90% दुनिया तो बीमार है इस टाइम। सीरियसली सोशल मीडिया ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, और इस पे जो फिर हम गलत फहमियाँ, गलत न्यूज़ या डिफरेंट प्रोपेगेंडे, तनाज़ात देख रहे हैं, उसकी वजह से और लाइफ में क्रिएट हो रहे हैं। यानी एक तो वही, जो मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ अच्छे लोग, यानी अच्छे लोग और बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। जैसे एक व्लॉगर्स ने अपनी एक फेक दुनिया बनाई हुई है, लोग उसको देख के कहते हैं पता नहीं इनके पास कितना पैसा है, बाद में उसी को देख रहे होते हैं वो बाइक साइकिल पे जा रहा होता है बंदा, बैठा पराठों में हुआ था पहले। सीरियसली ये बड़ा मसला है कि हमने आजकल इन्फ्लुएंसर्स को, व्लॉगर्स को अपना आइडियल जो है वो तस्वुर कर लिया है कि ये हमारे रोल मॉडल्स हैं, और उन्हीं के नक्शे कदम पे जो है वो अब हमारे बच्चे चलना शुरू हो गए, तो ऑब्वियसली ये मसले मसाइल तो आएंगे। बच्चों और वालिदैन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, जो कम्युनिकेशन हुआ करती थी, इस सोशल मीडिया ने एक घर के अंदर रहते हुए इस चीज़ में भी एक गैप डाल दिया है। इसके जरा अब इस गैप को हम कैसे फिल कर सकते हैं? बड़ी मजे की देखें, एक ना हजरत अली करमुल्लाह वजह का कॉल है कि अपने बच्चों को वैसे ना पालो जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाला। मैं हमेशा कहता हूँ कि जी ये जो बुजुर्गों के अकवाल है ना, इनके अंदर पूरी कायनात बसी हुई है। बिल्कुल, समझने वाला समझे तो जिंदगी आसान हो जाए। यानी इसके अंदर सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर आपका बच्चा सोशल मीडिया यूज कर रहा है, उसने करना है, उसके एरा की चीज है, जब तक आप जाके उसके साथ नहीं बैठेंगे। आज माएं क्या करती हैं, बच्चा दूध नहीं पी रहा, बच्चा खाना नहीं खा रहा, मोबाइल लगा दो। तो इसमें गलती किसकी है, बच्चे की कि माँ बाप की? माँ बाप की। ऑब्वियसली बच्चे को तो नहीं पता ना उसने क्या करना है, क्या चीजें सीखनी, कैसे करनी है।
अच्छा, फिर वो अचानक इल्जाम लगाए थे, नहीं नहीं बच्चा जिद्दी था। आपने बनाया है तो जिद्दी है, आप उसको टाइम नहीं दे पा अच्छा, रहे। यहाँ पे हम जैसे कुछ उसको रिजेम्बलेंस करने लग जाते हैं, ये तो अब्बा पे गया है, ये तो भाई पे गया है, दादा पे गया है, नाना पे गया है, चाचा पे गया है, फिर हम ये करना शुरू कर देते हैं। वो तो खैर एक पुरानी चलती आ रही है ना कि हम बेचारे लोग हैं। हाँ। जैसे मैं एक और मिसाल देता होता हूँ, जैसे हमारे माँ बाप हमें स्टोरियां सुनाते थे ना, जो बड़े बुजुर्ग आप लोगों सबने सुनी हुई हैं, जितने भी ऑडियंस देख रही है, हाँ। कि तुम लोग पढ़ते नहीं हो, हम लोग पता नहीं मगरमच्छों से लड़के, फिर उसके बाद दरिया क्रॉस करके सहरा पूरा पार करके हम जाते थे स्कूल पढ़ने के लिए। ये सबने सुनी हुई है मिसालें, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे दोस्त के बेटे ने एक दफा ना अपने दादा से, उसके दादा इसी तरह बात कर रहे थे, दोस्त का बेटा कहता है कि दादा वो आपके पास तो गाड़ी थी तो आप पैदल क्यों जाते थे। देखें सवाल कहने का मकसद पता है क्या है? मकसद ये है अपनी इस बेचारगी की लाइफ से बाहर निकलना है हमें, कि मेरा कसूर नहीं है। और एक मजे की बात बताऊं, अगर कोई भी इंसान ग्रो करना चाहता है ना लाइफ में, वो सोशल मीडिया का दौर है नहीं है, अपनी गलती फौरन मान लें एक्सेप्ट कि हाँ जी मेरे से गलत हुआ है। यस। हम बहस में पड़ जाते हैं फौरन से पहले कि अच्छा, नहीं और नहीं नहीं, ऐसा बहस तो में नहीं पढ़ किया। के भी हमने, अहमद साहब, बहस में जीतना होता है। अहमद साहब, आपका पैगाम नाज़रीन के लिए, आपका मैसेज कि सोशल मीडिया पे जो ताल्लुकात हैं इनको मस्बत या मजबूत बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपका पैगाम नाज़रीन के लिए क्या कहना चाहेंगे? जस्ट सबके साथ कनेक्टेड रह के थोड़ी सी पॉजिटिविटी लोगों के अंदर भरें, रादर देन के हर किसी को नेगेटिव कमेंट्स। और दूसरी बात ये कि चीजों को इग्नोर करना सीखें। अगर आपके सामने कोई पोस्ट आती है ना, तो उसको इग्नोर करें और आगे जाएं। अपने ग्रोथ पे काम करें, रादर देन के लोगों पे कमेंट करने पे काम करें। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, बहुत शुक्रिया भाई। नाज़रीन, बहुत अच्छी इन्होंने बात कही। लोगों को जज करने से अच्छा है कि आप अपने आप पे काम करें, पॉजिटिव रहें। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो हर चीज़ आपको अच्छी अच्छी नज़र आएगी। लेकिन अगर आप अपनी ज़ात पे काम करने की बजाय जजमेंटल बन जाएंगे, दूसरों को जज करना शुरू कर देंगे, तो ये यकीन जाने आपको हर जगह खामियां खामियां नज़र आएंगी, आपको कोई खूबी नज़र नहीं आएगी। तो कोशिश करें कि अगर सोशल मीडिया की या टेक्नोलॉजी की हम बात करें, इस जदीद दौर की बात कर रहे हैं, तो इसके फ़ायदे भी बहुत है, नुकसानात भी बहुत है। तो हमने नुकसान से ख़ुद को जो है वो ख़ुद ही बचाना है, किसी दूसरे ने आके हमारी हेल्प जो है वो नहीं करनी। उसके मस्बत इस्तेमाल से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अपनी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश आप ख़ुद करें, और जो फासले इसने बढ़ाए हैं सोशल मीडिया ने, उसको कम भी आप खुद कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि पॉजिटिविटी की तरफ आएँ, हर चीज़ का मस्बत इस्तेमाल की तरफ आएँ। और कोई चीज़ आपके अगर मूड के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको नज़रअंदाज करें, अवॉइड करें और मूव ऑन करें। इसी में ज़िंदगी की कामयाबी और खुशियों का राज छुपा है। खुश रहें और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।